हाय एवरीवन, वेलकम टू करंट क्रंच। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। ये एक मैराथन सेशन रहेगा जो आपके बाकी लेक्चर से थोड़ा लंबा होगा, क्योंकि इसमें हम हमारे जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो एक ही वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। ठीक है। तो अगर किसी ने टेलीकम्युनिकेशन आज से भी स्टार्ट किया है, 24th या 25th से भी स्टार्ट कर रहा है, तो आई वुड सजेस्ट कि जो मेरे पहले 8 लेक्चर्स हैं इसके वो देख लें, प्लस ये मैराथन मिला के 9 लेक्चर्स आप अच्छे से देखो। एंड जो लेफ्ट आउट कुछ चीज़ें होंगी वो मेरी जो टेस्ट सीरीज़ है करंट क्रंच ऐप पे, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से वो टेस्ट सीरीज़ ले लो, जिसमें सिर्फ मैंने टेलीकम्युनिकेशन के लिए अलग टेस्ट सीरीज़ लाई है जो 115 रुपीज़ की है ओनली। ठीक है। तो इन 2 चीज़ें जो है एटलीस्ट लास्ट वीक में ये आप कर लो, तो आपका मेजॉरिटी पोर्शन जो है वो कवर हो जाएगा। फाइन। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा मोबाइल कम्युनिकेशन। अब देखो, टेलीकॉम का जो डिफिकल्ट टॉपिक्स थे ना, वो आपके मॉड्यूलेशन एंड एंटेना वगैरह थे, थोड़े कॉम्प्लेक्स थे समझने के लिए, तो वो हमने ऑलरेडी कर लिए हैं। अब जो टॉपिक्स हैं जैसे मोबाइल कम्युनिकेशन हो गया या प्लस टीवी आपका हो गया, तो वो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ये वाले टॉपिक्स मैं आपको ईजिली समझाऊंगी एंड हमें इनमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा कवर करने में। ठीक है। कोई भी अगर क्वेरी हुई आपकी इस एग्जाम के रिगार्डिंग या कोई भी और, तो आप मुझे डायरेक्टली इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। फाइन। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं मोबाइल कम्युनिकेशन। मोबाइल कम्युनिकेशन होता क्या है, हमें पता है टेक्नोलॉजी को हम यूज़ कर रहे हैं बात करने के लिए या मैसेज वगैरह सेंड करने के लिए। ये हम विदाउट यूजिंग वायर्स और केबल्स करते हैं। मोबाइल कम्युनिकेशन सिंपल टर्म्स में जो आप फ़ोन पे बातें करते हो। ये टू वे कम्युनिकेशन होती है, क्योंकि बात करते भी हैं और बातें सुनते भी हैं। ये वर्क करता है यूजिंग रेडियो सिग्नल्स। अब ये चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं, रेडियो वेव्स वगैरह। फाइन, ये हमें पता है होता क्या है, बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हम वायरलेस कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें हमारी बात एक जगह से दूसरी जगह पहुँचानी होती है, वो हम कैसे करते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ मॉड्यूलेशन। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको लास्ट टाइम भी एक्सप्लेन करी हुई है, जहाँ पे हमने मॉड्यूलेशन पढ़ा था। फाइन। एंड ये सब कुछ सेल साइट्स वगैरह इसमें होती हैं, वो क्या है वो हम आगे देखेंगे। तो सेल साइट क्या होता है? अब देखो, हमारे हाथ में तो मोबाइल है ना, ऐसा नहीं है कि आपने बात की, वो बात फ़ोन में गई और किसी के फ़ोन से निकली। वो बात जो है ना, वो हवा में घूमती रहती है, उसको कहीं पे कैच करना पड़ता है, कहीं पे उसको उसकी फ्रीक्वेंसी कम-ज़्यादा करनी पड़ती है, उसको अपने नेटवर्क से, जैसे आप जियो का नेटवर्क यूज़ कर रहे हो, उसको दूसरे नेटवर्क से मैच करवाना है, या अगर आप जियो टू जियो कॉल कर रहे हो, तो अपने नेटवर्क पे उसको ट्रांसमिट करना है। तो बहुत सारे प्रोसेसेस बैकग्राउंड में चल रहे होते हैं, सिंपल आपको एक फ़ोन पे बात कराने के लिए, ठीक है? तो होता क्या है, इसी एक चीज़ को हम सेल साइट बोलते हैं। सेल साइट एक लोकेशन है। जहाँ लोकेशन हुआ दैट मीन्स ये एक जगह है, जहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, चीज़ें इंस्टॉल की हुई हैं। ये सारे प्रोसेस जो मैंने आपको बोला, अगर आप बात कर रहे हो, कहीं पे सिग्नल्स कैच होंगी, कहीं पे फिर वो एम्प्लीफाई होंगी, कहीं पे ट्रांसमिट हो जाएँगी। दैट मीन्स कुछ इक्विपमेंट्स लगेंगे बैकग्राउंड में, और वो इक्विपमेंट्स हमें किसी जगह पे इंस्टॉल करने होंगे। हमें एंटीना की ज़रूरत होगी, हमें एक बेस स्टेशन की ज़रूरत होगी, ठीक है? जो ग्राउंड पे होगा, जहाँ पे मशीनरी वगैरह होगी, जो आपके सिग्नल्स को कैच एंड रिसीव एंड ट्रांसमिट वगैरह करने में हेल्प करेगी। तो इसके लिए हमें एक प्रॉपर लोकेशन ढूँढनी होती है जहाँ पे काम हो, उसको हम सेल साइट बोलते हैं, सिंपल। ठीक? इसका पर्पस क्या होता है? मोबाइल ऑपरेटर सेट करते हैं सेल साइट को अक्रॉस अ कंट्री टू एन्श्योर द कस्टमर्स हैव नेटवर्क कवरेज एवरीवेयर। तो जहाँ पे अपना सेल साइट आप इंस्टॉल करोगे, जहाँ पे एंटीना वगैरह एंड बेस स्टेशंस होंगे, तो वो लोकेशन भी देख के ही आपको बनानी, मतलब अपनी इंस्टॉल करनी होगी, ताकि आपके एरर्स जो है, सिग्नल हर्डल ज़्यादा ना हो बीच रास्ते में, कहीं पे पेड़ ज़्यादा हैं सामने, बिल्डिंग्स ज़्यादा हैं, ठीक है? तो उससे क्या होता है, वो आपके सिग्नल्स में क्या करते हैं, हर्डल्स पुट करते हैं। इसीलिए हम कोशिश करते हैं जो हमारा एंटीना होगा वो हम काफ़ी हाइट पे इंस्टॉल करें। तो अकॉर्डिंगली आप अपने सेल साइट की जो लोकेशन है वो चूज़ करते हो। की कंपोनेंट्स इसमें कौन से, इसमें सेल टावर होता है विद एंटीना, इक्विपमेंट सेंड करने के लिए सिग्नल टू मोबाइल फोन्स एंड वो सिग्नल्स को रिसीव करने के लिए जो इक्विपमेंट्स लगते हैं। ये कैसे काम करता है, हर जो सेल साइट है, ये क्या करता है, ये कवर करता है एक स्पेसिफिक एरिया सेल वेयर इट प्रोवाइड्स मोबाइल सिग्नल्स। ठीक है। तो ये होता क्या है बेसिकली, देखो, हमारे हवा में इसको क्या किया गया है, जहां पे भी सिग्नल्स ट्रांसमिट वगैरह होती हैं, उसको कुछ सेल्स में डिवाइड किया है, सेल्स में। और वो सेल्स कैसी होती हैं? वो सेल्स होती है हेक्सागोनल, ठीक है? वो हेक्सागोनल होती है ऐसे। ज्योग्राफिकल लोकेशन को कुछ सेल्स में डिवाइड किया हुआ है, जिनको भी हम आगे और पढ़ेंगे, मैं आपको इसकी डायग्राम भी दिखाऊँगी। हेक्सागोनल सेल्स में इनको डिवाइड किया गया है। तो
अब ये जो सेल साइट है ये कवर करता है यही स्पेसिफिक एरिया जो सेल्स है, ठीक है? ये कवर करता है जहाँ पे मोबाइल सिग्नल प्रोवाइड करता है और हर सेल जो है वो अलग एक रेडियो फ्रीक्वेंसी पे होती है, ठीक है? एंड मल्टीपल सेल्स टुगेदर क्रिएट अ नेटवर्क दैट कवर्स अ लार्ज एरिया। और जो मल्टीपल सेल्स होते हैं यही आपका एक नेटवर्क बनाती हैं जिसको रेडियो नेटवर्क भी बोलते हैं एंड ये कुछ एरिया जो है वो कवर करती है। अब सेल साइट जो है, आप ऐसे मान लो इसके इर्द-गिर्द का जो एरिया है जहाँ पे सिग्नल्स वगैरह ट्रांसमिट हो रही हैं, उस एरिया को क्या किया है, उस एरिया को हेक्सागोनल सेल्स में साइंटिस्ट जो हैं फॉर द ईज़ ऑफ कैलकुलेशंस, अदरवाइज़ ये तो सारी वर्चुअल चीज़ें हैं ना, किसी ने सेल देखी थोड़ी है। अब क्या करते हैं इसको कैलकुलेशन ईज़ी करने के लिए हम इसको हेक्सागोनल डिवाइड करते हैं क्योंकि उससे जो आपका एरिया है कोई भी वो वेस्ट नहीं होता। ये आप ऐसे सोच लो, हम इंडिया को अगर हमें कोई भी रेफरेंस रेडीमेड रेफरेंस चाहिए, हमारे पास मैप है। अब इंडिया एग्ज़ैक्टली वैसा तो नहीं है ना जैसा वो मैप होगा, पर उसको रेफरेंस के लिए यूज़ किया जाता है फॉर द ईज़ ऑफ कैलकुलेशंस। तो वही सोच लो, आप ज्योग्राफिकल एरिया को भी सेल्स में डिवाइड किया गया है जहाँ पे रिसेप्शन ट्रांसमिशन होता रहता है एंड हर सेल एक अलग फ्रीक्वेंसी पे होती है, ठीक है? तो अगर फ्रीक्वेंसी सेम होंगी, वो अलग एक प्रोसीजर होता है, वो हम आगे कुछ चीज़ें इससे रिलेटेड और देखेंगे। फिलहाल आप ये सेल्स वाला कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है? तो एक इसमें चीज़ आती है हैंडओवर प्रोसेस। हैंडओवर प्रोसेस क्या होता है, अगर हम आप फ़ोन पे बात कर रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप लाल चौक में हो, अब आप चलते-चलते निशात पहुँच गए हो, तो आप दूसरे सेल में आ गए हो, फाइन। तो आपका जो फ़ोन है कॉल वो ड्रॉप नहीं होगा, दैट मीन्स एक सेल से दूसरे सेल में आप स्विच करोगे। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हेन यू आर इन अ कॉल एंड मूव आउट ऑफ वन सेल साइट रेंज, द सिस्टम स्विचेस योर कनेक्शन टू द नियरेस्ट अवेलेबल साइट। अब आप यहाँ से निकल के इसमें आ गए, तो ये जो स्विचिंग है ये हो जाती है विदाउट एनी इंटरप्शन, तो नो इंटरप्शंस। आप बात करते करते चलते हो ना, चाहे पूरा कश्मीरी घूमो, बीच में आपका फोन ड्रॉप नहीं होगा, कॉल ड्रॉप नहीं होगी, लेकिन आप अपने सेल वाले से इस वाले एक ज्योग्राफिकल यूनिट से निकल के दूसरी सेल में आ गए हो, दूसरे फ्रीक्वेंसी पे हो, पर वो चीजें जो है वो मैनेज हो रही हैं, वो नेटवर्किंग का पार्ट है, ठीक है? आपका कहीं भी कॉल ड्रॉप नहीं हो रहा है, जो स्विचिंग है काफ़ी आराम से हो रही है। रियल लाइफ एग्जांपल भी सेम जो मैंने बोला वही दी हुई है यहाँ पे। व्हाट डज़ अ सेल साइट कंसिस्ट ऑफ? कैबिनेट होता है, कैबिनेट में कुछ रेडियो यूनिट्स होते हैं एंड अदर रेडियो रिलेटेड डिवाइसेज़। अब देखो रेडियो यूनिट क्या होता है, जब हम किसी को कॉल करते हैं या इंटरनेट यूज़ करते हैं, तो रेडियो यूनिट क्या करता है, वेट इसको थोड़ा एडिट करती हूँ। तो रेडियो यूनिट उस टाइम पे क्या करता है, इस सिग्नल को, द सिग्नल, इसको प्रोसेस करके ये मोबाइल टॉवर के, इसको प्रोसेस करके मोबाइल टॉवर के ज़रिए हमें हमारे फ़ोन तक पहुँचाता है, ठीक है? सिग्नल को। सिग्नल को क्या करेगा, उसकी प्रोसेसिंग करेगा और उसको हमारे फ़ोन तक पहुँचाएगा विद द हेल्प ऑफ मोबाइल टॉवर। तो लगा कहाँ पे होता है जो जिसको हम ये बोलते हैं रेडियो यूनिट्स, ये एंटीना के जो ऊपर टॉवर्स लगे होते हैं ना, उसके नीचे यहाँ पे ऐसे बॉक्सेस जैसे होते हैं रेडियो यूनिट्स के। तो सिग्नल प्रोसेसिंग होती है एंड विद द हेल्प ऑफ दिस टॉवर वो उस सिग्नल को दूसरे फ़ोन तक पहुँचाता है जहाँ पे उसको जाना होता है उस टॉवर के ज़रिए से, एंड वहाँ से उस सिग्नल को वापस भी लेके आता है। क्योंकि जो मोबाइल कम्युनिकेशन है ये क्या है हमें पता है, ये एक टू वे कम्युनिकेशन है, ठीक है? तो यहाँ तक क्लियर हो गया। ये देखो यहाँ पे एंटीना जैसे टॉवर्स है ना यहाँ पे, उसके नीचे यहाँ पे ये रेडियो यूनिट्स यूनिट्स लगे होते हैं। ये मास्ट वगैरह हो गई, ये आपका बेस स्टेशन है जहाँ पे सारे आपकी जो मशीनरी वगैरह रखी होती है एंड इस सारे को हम मिला के हमारा सेल साइट बोलते हैं, ठीक? एंड यहाँ पे एक और चीज़ आती है बैक हॉल। बैक हॉल क्या होता है? आप सिंपल एक चीज़ मतलब समझो, ऐसे आपको एग्ज़ाम्पल से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हमें पता है हमारे घर में वाई-फाई, हम वाई-फाई यूज़ करते हैं। तो एक राउटर लगा होता है वाई-फाई का एंड उस राउटर की वायरिंग कहीं लगी हुई होती है। आप मान लो एक इंटरनेट के मेन सिस्टम से, ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं जानना, मैं आपको इस एग्ज़ाम्पल से समझाती हूँ। इंटरनेट के मेन सिस्टम से वो जो वायरिंग है आपकी राउटर की, वो कहीं जा रही होती है जहाँ से आपका कनेक्शन आता है। तो ये जो वायरिंग वाला सिस्टम है, जो इंटरनेट से आपके राउटर तक आ जाता है, ताकि हमारे फ़ोन्स तक इंटरनेट एक्सेस रहे, उसको हम क्या बोलते हैं? बैक हॉल। ये वायरलेस भी हो सकता है एंड ऑप्टिकल फाइबर वाली केबल्स भी इसमें यूज़ होती हैं। ठीक है? बेसिकली हम किसको बोलेंगे बैकहॉल? किसी भी ऐसी चीज़ को फिर जो क्या करेगा, मेन जो रिसेप्शन सेंटर है, वहाँ तक आपका जो कोर नेटवर्क है, जहाँ से सारी चीज़ें हो रही हैं, उसके बीच में एक कनेक्शन एस्टेब्लिश करेगा, दैट इज़ अ बैकहॉल। बेस स्टेशन क्या होता है? कोर इक्विपमेंट एट अ सेल साइट इज़ कॉल्ड अ बेस स्टेशन। जो मैंने यहाँ पे आपको डायग्राम में बताया, ये आपका बेस स्टेशन है। यहाँ पे डिफरेंट मशीनरी वगैरह है, बॉक्सेस जो आप देख रहे हो अंदर लगे हुए होते हैं।
फिर डिपेंडिंग अपॉन द नेटवर्क टेक्नोलॉजी बेस स्टेशन के अलग नाम है। अगर 2G है जीएसएम टेक्नोलॉजी तो बेस ट्रांसीवर स्टेशन बोला जाता है। 3G में नोड बी, 4G ई नोड बी एंड 5G में जी नोड बी। तो जो हमारे बेस स्टेशन होते हैं उसके डिफरेंट नेम्स होते हैं। आपको क्या करना है, इन डिफरेंट नेम्स को याद रखना है। एंटीना हाइट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? ताकि हम ऑब्स्टिकल जैसे बिल्डिंग्स और ट्रीज वगैरह को अवॉइड कर सकें और बीच में हमारी सिग्नल कहीं पे ब्रेक वगैरह ना हो, सिग्नल में कहीं पे हर्डल्स जो है बीच में ना बने। अब आगे देखते हैं, जो भी मैंने आपको बताया यहाँ पे सिंपल टर्म्स में लिखा हुआ है। सेल साइट पे इक्विपमेंट्स होते हैं, रेडियो यूनिट्स एंड एंटीनास वगैरह जो सेंड एंड रिसीव करते हैं मोबाइल सिग्नल्स। एक जो सिग्नल्स होते हैं देयर असाइन्ड स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज एंड कनेक्ट टू द मोबाइल नेटवर्क स्कोर थ्रू अ बैकहॉल, उसको हम बैकहॉल बोलते हैं। एंड डिफरेंट नेम्स हैं इसके। एंटीनास को हम हायर रखते हैं टू प्रोवाइड बेटर कवरेज एंड फ्यूअर ऑब्स्ट्रक्शंस फॉर द मोबाइल यूजर्स। ठीक है। अभी जो सेल साइट्स हैं ये किनकी होती है, इनकी ओनरशिप किसके पास होती है? आपके नेटवर्क ऑपरेटर जैसे समझो वोडाफोन, जियो वगैरह, ठीक है? या और कोई बाहर के एग्जांपल्स 88, एटी&टी, वेराइज़न, टी मोबाइल्स। बेस स्टेशंस क्या होते हैं? दे आर अ पार्ट ऑफ रेडियो नेटवर्क जो हैंडल करते हैं कम्युनिकेशन बिटवीन हमारे फ़ोन एंड मोबाइल नेटवर्क के। एक सिंगल बेस स्टेशन के ऑफन मल्टीपल सेल्स होते हैं एंड ईच वर्क ऑन अ स्पेसिफिक रेडियो फ्रीक्वेंसी। वो क्या मल्टीपल सेल्स हैं वो मैंने आपको बताया। ज्योग्राफिकल एरिया को हम डिफरेंट सेल्स में डिवाइड करते हैं कि जो सिग्नल्स ट्रांसमिट हुए फर्दर हमारे बेस स्टेशन से, वो सिग्नल्स को हम कैसे देखते हैं, वो समझते हैं। वो सिग्नल्स एक अलग-अलग सेल में जाती हैं। ठीक है? एंड अकॉर्डिंगली हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी वगैरह करके फिर किस फ्रीक्वेंसी पे कौन-सी सेल है और कनेक्शन एस्टेब्लिश होने के लिए हमें फ्रीक्वेंसीज़ की ज़रूरत है। तो इन सारे जो कैलकुलेशंस हैं वो हम इस हेक्सागोनल सेल के अंडर रह के करते हैं। इसकी डायग्राम आगे आपको स्लाइड्स में दिख जाएगी। फिर हाउ डज़ अ रेडियो नेटवर्क वर्क? रेडियो नेटवर्क जो है इट इज़ द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कनेक्शन फॉर योर मोबाइल फ़ोन। है क्या बेसिकली रेडियो नेटवर्क? जो ये सारी नेटवर्किंग हो रही है हमारे मोबाइल फ़ोन से दूसरे मोबाइल फ़ोन तक बात हो रही है, बीच में हमारा सेल साइट आता है, वो सारा कैसे ऑपरेशन हो रहा है, वो सारा नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं? रेडियो नेटवर्क शॉर्ट में। ठीक है? ये हो गया आपका रेडियो नेटवर्क। उसके बाद सिंप्लीफाइड फ्लो ऑफ अ फ़ोन कॉल, ये आगे फ़ोन कॉल का हमें रिपीट करना है, मैं वहाँ पे आपको बताऊँगी, वहाँ डिटेल में मैंने लिखा हुआ है। सिंपल टर्म्स में अगेन वही बातें जो मैंने यहाँ पे आपको बताई वही लिखी हुई हैं। ये बेसिकली मैंने क्यों इसमें इंक्लूड किया है सिंपल-सिंपल चीज़ें, क्योंकि मेरे दिमाग में था कि मैं शायद आपका ये कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी, तो आई वांटेड कि अगर मैं पीडीएफ भी बनाऊँ, सिर्फ़ आपको पीडीएफ दे दूँ, तो आप एटलीस्ट बिना वीडियो के भी वो सारी चीज़ें आराम से समझ पाओ। इसी वजह से मैंने काफ़ी रिपिटेशन की है इन पीडीएफ्स में एंड एक ही सिंपल चीज़ को बार-बार रिपीट किया हुआ है एंड हर चीज़ को सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ है, ठीक है? तो ये आप आई होप आई गेस इससे समझ गए हो। तो अब हम चलते हैं नए हमारे टॉपिक की तरफ। ये था वो वाला टॉपिक था जिसका पीडीएफ मैंने आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। अब हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे, जो पीडीएफ आपके पास अभी तक नहीं मिला है, फाइन? तो ये देख लो। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है हैंडओवर। हैंडओवर मैंने आपको बताया क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा-सा रिपीट फिर से होगा। द प्रोसेस ऑफ स्विचिंग अ मोबाइल कॉल और डेटा कनेक्शन फ्रॉम वन बेस स्टेशन टू अनदर एज़ अ पर्सन मूव्स फ्रॉम वन एरिया सेल टू अनदर। एरिया का यहाँ पे क्या मतलब है? सेल, वही सेल जो मैंने आपको बताई। व्हेन मूविंग ये हैंड ऑफ या हैंडओवर काफ़ी ईज़िली हो जाता है, ठीक है? एंड आपका जो कॉल ड्रॉप है नहीं होता। अगर आपको निशात से फ़ोन पे बात करते-करते लाल चौक तक जाना है, आराम से चले जाओ, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो फिर अकॉर्डिंग टू द टेक्नोलॉजी की 2G है, 3G है, हमारे जो किलोमीटर्स हैं, वो सेल के किस किलोमीटर पे फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, वो चीज़ें जो हैं वो ऑब्वियसली वैरी करेंगी। फिर मोबाइल स्विचिंग सेंटर होते हैं, इट हैंडल्स द ट्रांसफर ऑफ द कॉल टू अ न्यू चैनल इन अ न्यू चैनल्स बेस स्टेशन सो द कॉल कंटिन्यूज विदाउट इंटरप्शन। ठीक है, आपका मोबाइल स्विचिंग सेंटर उसको बोलते हैं जो ये सारी चीजें हैंडल करता है। अब फॉर एग्जांपल आप किसी एक जो है टावर के नजदीक हो, वो वहां से आपको जो है वो नेटवर्क प्रोवाइड हो रहा है। उसके बाद आप चलते जाओगे दूसरे टावर के इसमें नज़दीक में आ जाओगे, तो आपको वहाँ से नेटवर्क मिलेगा, वो सिग्नल कैच करेगा। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं काफ़ी ईज़िली होती हैं विदाउट वी नोटिसिंग दिस कि हमारे कॉल के पीछे कितनी सिग्नल्स हैं, जो वेव्स हैं, वो हवा में घूम रही हैं। सिग्नल स्ट्रेंथ चेंजेस, अब देखो ये क्या हुआ, बीएससी 1 old cell as a person moves the signal from the original base station becomes weaker। ये आपका बेस स्टेशन सेंटर 1 है, बेस स्टेशन सेंटर 2 है। अब आपका बेस स्टेशन सेंटर 1 है जहाँ से आपको कॉलिंग के लिए नेटवर्क वगैरह मिल रहा है। वहाँ से आप दूर-दूर जाओगे, सिग्नल वीक हो जाएगी। जो ही आप दूसरे बेस स्टेशन के नज़दीक जाओगे तो सिग्नल
जो है उसकी जब स्ट्रांग होने लगेगी एज़ पर योर डिस्टेंस, अगर आप यहाँ पे हो, तो अभी बेस स्टेशन 1 की सिग्नल स्ट्रांग है। जब आप यहाँ पे पहुँचोगे तो 1 जो है सिग्नल भी वीक हो जाएगी इस बेस स्टेशन की, एंड जो बेस स्टेशन 2 है इसकी सिग्नल क्या हो जाएगी? स्ट्रांग। तो अब आपको कौन-सा सिग्नल मिलेगा, कहाँ से नेटवर्क मिलेगा? बेस स्टेशन 2 से, एंड ये सारी चीज़ें हमें पता नहीं चलेंगी। ये ट्रांसफर जो है ये स्मूथ होता है विदाउट ड्रॉपिंग इवन एज़ अ पर्सन मूव्स। अब हमारे हैंड ऑफ जो होते हैं उनके कुछ टाइप्स होते हैं, हार्ड हैंड ऑफ, सॉफ्ट हैंड ऑफ, डिलेड हैंड ऑफ एंड मोबाइल असिस्टेड हैंड ऑफ। ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि अगर आपका जो कनेक्शन है, क्या वो ड्रॉप होगा, या जो चेंज है इंटरप्शन वो कितनी उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, ठीक है? तो पहले हम देखते हैं हार्ड हैंड ऑफ, सॉफ्ट भी है। हार्ड हैंड ऑफ क्या होता है? कनेक्शन ब्रेक। देयर इज a brief moment where the call or the data connection is lost while switching from one base station to another. तो ये याद रख लेना, अगर कॉल या आपका जो डेटा कनेक्शन है वो कुछ सेकेंड्स के लिए लॉस्ट होगा, दैट मीन्स ये टाइप ऑफ हार्ड हैंड ऑफ है, ठीक है? क्विक स्विचिंग, द स्विच हैपन सो क्विकली दैट यूजर्स डोंट नोटिस अ ब्रेक। इसमें आप याद रखोगे हार्ड हैंड ऑफ में शॉर्ट में इट इज ब्रेक बिफोर मेक पॉलिसी, ब्रेक बिफोर मेक, ठीक है? दैट मीन्स आपको जब नई जगह ट्रांसफर हो जाएगा आपका नेटवर्क, उसमें उस ट्रांसफर से पहले कुछ टाइम के लिए ये ब्रेक होगा। तो ब्रेक बिफोर मेक किस में होता है? हार्ड हैंड ऑफ में। इसकी कनेक्शन क्वालिटी लोअर होती है ऑब्वियसली, क्योंकि कॉल ड्रॉप हो जाएगी। अब ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है, इट्स चीपर देन सॉफ्ट हैंड ऑफ बिकॉज़ ओनली वन चैनल इज़ एक्टिव एट अ टाइम। इसमें क्या होता है, एक टाइम पे एक ही चैनल एक्टिव होती है, एंड ये सब क्या होता है, ये हमें टीडीएम और एफडीएम में समझ में आएगा, ठीक है? तो बेसिकली अगर हम देखें तो टीडीएम क्या होता है? टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, एंड एफडीएम होता है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ये सेपरेटली आपके टॉपिक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये अगर मोबाइल कम्युनिकेशन इसके बगैर आप पूरा समझ नहीं पाओगे। फाइन। तो होता क्या है बेसिकली आपका टीडीएम, पहले आप इनका जो है ये लिख लो। टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, फ्रीक्वेंसी। देखो जो टाइम डिविजन आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, इसमें क्या होता है, अलग अलग टाइम स्लॉट्स दिए जाते हैं, ठीक है? और फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, आपकी फ्रीक्वेंसीज जो होती हैं वो अलग अलग होती हैं। अब टीडीएम में क्या होगा, मल्टीपल यूजर्स, मान लो मल्टीपल यूजर्स या मल्टीपल सिग्नल्स, वो एक ही लाइन में भेजे जाते हैं, मतलब वो एक ही चैनल पे भेजे जाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, टीडीएमए में हर किसी को अलग-अलग टाइम स्लॉट दिया जाता है। T1, T2, T3, T4। अगर आपको समझ में नहीं आया, आप सोचो कि एक बस है, ठीक है? बस में क्या है, बैठे हैं डिफरेंट पैसेंजर्स बैठे हैं। हर पैसेंजर को सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए बोला जाता है बात करो। ये करेगा 2 सेकंड्स के लिए, ये 2 सेकंड्स के लिए, ये 2 सेकंड्स के लिए। लेकिन इन सब की डेस्टिनेशन जो है, इनको जो बस दी गई है वो एक ही है डेस्टिनेशन पे पहुँचने के लिए। दैट मीन्स एक ही लाइन से, एक ही चैनल से जा रहे हैं, लेकिन हर जो पैसेंजर है वो एक पर्टिकुलर टाइम पे बात करेगा। उसको पर्टिकुलर ही टाइम स्लॉट दिया गया होगा कि 2 से 3 बजे आप बात करोगे, 3 4 से 5 आप बात करोगे, 6 से 7 आप बात करोगे। तो क्या होता है, हर कोई पैसेंजर तभी बात करता है जब उसकी टर्न आती है, ठीक है? अगर हर यूज़र को थोड़ा टाइम मिलता है अपना डेटा भेजने के लिए और फिर वो कनेक्शन दूसरे यूज़र को मिल जाता है, ऐसे जो डेटा होता है वो हम सीक्वेंशियली भेज सकते हैं ना, कि पहले एक ने भेजा, फिर दूसरे ने भेजा, फिर तीसरे ने भेजा, तो ये मिक्सअप नहीं हो जाता है। ये अक्सर हम डिजिटल सिग्नल्स में यूज़ करते हैं, जहाँ मल्टीपल यूज़र्स अपना जो डेटा है वो एक ही लाइन पे भेज रहे हैं, लेकिन टाइम स्लॉट्स को शेयर कर रहे हैं, ठीक है? ये हो गया आपका टीडीएम, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। अब फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है? आप सोचो, फ्रीक्वेंसी मल्टीपल यूजर्स को अलग अलग फ्रीक्वेंसी रेंजेस दी जाती है। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, इसमें क्या होता है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होती है, F1, F2, F3, F4। अब सोचो इसकी एग्जांपल बेस्ट है रेडियो स्टेशन।
रेडियो स्टेशन, इसमें क्या होता है, हम जब रेडियो सुनते हैं तो हर चैनल को डिफरेंट फ्रीक्वेंसी दी गई होती है, लेकिन टाइम एक ही होता है। आप 10 बजे चाहो, आपकी मर्जी, आप किस चैनल पे ट्यून इन करो। आप 92.7 एफएम सुनो या 102.1 एफएम सुनो, वो आप जो ट्यून करते हो वो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। लेकिन उसी 10 बजे हर जो फ्रीक्वेंसी अलग अलग दी गई है, हर फ्रीक्वेंसी पे काम हो रहा है। आप 92.7 एफएम लगाओ, 10 बजे वहां पे अपना प्रोग्राम चल रहा है। 102.3 एफएम लगाओ, वहाँ पे उसका अपना काम चल रहा है, ठीक है? तो सेम टाइम है, लेकिन अलग-अलग फ्रीक्वेंसीज़ पे काम चल रहा है। इसका एडवांटेज क्या हुआ? हर यूज़र अपना यूनिक फ्रीक्वेंसी रेंज यूज़ कर सकता है, इसीलिए वो दूसरे से डिस्टर्ब नहीं होते और एक ही वक़्त में क्या होगा, अपना डेटा उसको भेज सकते हैं। तो ये हम रेडियो ब्रॉडकास्टिंग वगैरह में यूज़ करते हैं, ठीक है? तो ये हो गया आपका हार्ड हैंड ऑफ। हार्ड हैंड ऑफ कहाँ पे यूज होता है? आपका टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में एंड आपका फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में आर ऑफन यूज्ड फॉर द कनेक्शंस विद फ्लक्चुएटिंग रेडियो फ्रीक्वेंसीज। तो ये दोनों हम इसमें यूज करते हैं। इसमें क्या हो रहा है आपके हार्ड हैंड ऑफ में कि आप जब कॉल कर रहे हो, वो कनेक्शन दूसरी से जब कनेक्ट करना है या दूसरे सेल में जब वो आ जाता है ज्योग्राफिकल लोकेशन में, तो कॉल कुछ टाइम के लिए या जो आपका डेटा है वो कुछ टाइम के लिए टूट जाता है, कनेक्शन जो है वो कुछ टाइम के लिए लॉस हो जाता है। ये हुआ हार्ड हैंड ऑफ। उसके बाद आ गया आपका सॉफ्ट हैंड ऑफ। सॉफ्ट हैंड ऑफ में क्या होता है, मल्टीपल कनेक्शंस, द डिवाइस इज कनेक्टेड टू टू और मोर बेस स्टेशंस एट अ टाइम। तो उस पॉलिसी को हम बोलते थे ब्रेक बिफोर मेक। इसमें क्या होता है, मेक बिफोर ब्रेक। तो इसमें जो कनेक्शन है वो ड्रॉप नहीं होगा, क्वालिटी ऑब्वियसली इंप्रूव हो जाएगी एंड ये आपको बेटर क्वालिटी प्रोवाइड करेगा देन हार्ड हार्ड हैंड ऑफ, बिकॉज देयर इज नो ब्रेक इन द कनेक्शन। तो अंडरस्टूड है, सॉफ्ट वाला जो है कनेक्शन ब्रेक नहीं करेगा। हार्ड चीजें ब्रेक हो जाती है ना, सॉफ्ट वाली ब्रेक नहीं होती है, ये दिमाग में रखो। हार्ड चीज को आप तोड़ सकते हो एंड सॉफ्ट चीज को आप मरोड़ सकते हो, ऐसे करके कुछ याद रख लो। तो हार्ड में कनेक्शन लॉस हो जाता है, तो दैट इज ब्रेक बिफोर मेक। अब एडवांटेजेस क्या है इसमें, हाई ट्रांसमिशन स्पीड होती है, सिग्नल डिले जो है वो कम होता है। आगे देख लो, limitations इसकी, it is not used for GSM or LTE devices. Soft handoff can't be used with devices that support GSM or LTE networks. तो जो आपका सॉफ्ट हैंड ऑफ है जिसमें जो कनेक्शन है वो खुद से हो जाता है, वो सपोर्ट नहीं करता है जीएसएम और एलटीई डिवाइसेस को। एलटीई इज ए लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, इसका फुल फॉर्म है लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, ठीक है? तो क्यों नहीं होता है, क्योंकि जीएसएम एक ऐसा सिस्टम है जो आप मान लो एक टाइम पे सिर्फ एक ही बेस स्टेशन के साथ कनेक्ट करता है। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, एक ऐसा सिस्टम है जहां पर एक टाइम पर बस में सिर्फ एक ही पैसेंजर को बैठने का मौका मिलता है, बस में एक टाइम पे एक ही पैसेंजर है, ठीक है? दैट मीन्स आपका जो बेस स्टेशन है वो एक एक ही फोन के साथ एक टाइम पे कनेक्ट कर रहा है। तो ऐसे केस में ना हम जीएसएम यूज कर सकते हैं ना एलटी, क्योंकि दोनों का ड्रॉबैक है एक टाइम पे एक बेस स्टेशन के साथ कनेक्ट करना। तो इनकी जगह हम क्या यूज करेंगे, हम सीडीएमए टेक्नोलॉजी है, डब्ल्यूडीएमए, दैट इज अ वाइड बैंड सीडीएमए, और सीडीएमए कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग इसको बोला जाता है, ठीक है? उसमें हमने क्या पढ़ा था, हार्ड हैंड ऑफ में हमने टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग पढ़ा था, हमने फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग पढ़ा था, ठीक है? तो कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है, जैसे वहां पे टाइम एंड फ्रीक्वेंसी का चक्कर होता है, यहाँ पे हर किसी सिग्नल को या यूजर को एक सेपरेट कोड दिया जाता है एंड वो उसी कोड पे ऑपरेट करता है। This makes soft handoff ideal for maintaining high quality and uninterrupted calls or data transfer, especially in networks like CDMA. क्योंकि हर कोई जो है वो अपने ही कोड पे जो है काम करेगा, इस वजह से uninterrupted calls and high quality data transfer जो है मेंटेन रहता है, क्योंकि ज़्यादा मिक्सिंग अप अगेन नहीं हो जाती है। क्योंकि आप अज्यूम करो एक बस में है, बस में 10 पैसेंजर हैं, एक उर्दू में बात कर रहा है, एक इंग्लिश में बात कर रहा है, ठीक है? एंड एक पहाड़ी बोल रहा है, एक कुछ डोगरी बोल रहा है, तो हर कोई अपने-अपने कोड वर्ड में बात कर रहा है। फाइन, तो इस वजह से क्या होगा, आप क्या जो डेटा ट्रांसफर वगैरह है वो ईज़ी हो जाएगा, क्योंकि बीच में इनके आपस में इंटरफेरेंस नहीं होगी। कुछ इंटरफेरेंस होती है, अगर हम इसके ड्रॉबैक्स में जाएँ तो वो भी बाद में इन डिटेल, इन डेप्थ वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो फिलहाल के लिए आपको उतना सारा याद नहीं रखना। आप ये याद रखो, सॉफ्ट हैंड ऑफ में हमने सीडीएमए यूज़ किया एंड हार्ड हैंड ऑफ में हमने क्या यूज़ किया, आपका टीडीएम और एफडीएम। उसके बाद डिलेड हैंड ऑफ है। डिलेड हैंड ऑफ हो जाता है तब अगर हमारे किसी एक केस में कोई बेस स्टेशन जो है अवेलेबल नहीं होगा कनेक्शन को टेक ओवर करने के लिए। बेसिकली हो रहा क्या, एक बेस स्टेशन से दूसरा बेस स्टेशन टेक ओवर करता है, लेकिन अगर दूसरा प्रेजेंट ही नहीं होगा तो कुछ टाइम के लिए कोई डिले आएगा। वो हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम वगैरह हो, उसकी वजह से कोई इश्यू आ जाए, हम दूर हैं बेस स्टेशन से, उसकी वजह से कोई इश्यू आ जाए।
द कॉल और द डेटा कंटिन्यूज बट द सिग्नल स्ट्रेंथ जो है इट कीप्स ऑन वीकनिंग, ठीक है। थ्रेशोल्ड, द कॉल इज मेंटेन्ड अंटिल द सिग्नल स्ट्रेंथ ड्रॉप्स बिलो अ सर्टेन थ्रेशोल्ड। वही मान लो पहले जमाने में अभी भी शायद टॉवर पे देखते हैं हम कितनी सेल्स बची हुई हैं, दैट मीन्स हमारा थ्रेशोल्ड जो सिग्नल का है वो कितना है, बात होगी कि नहीं होगी। ऐसे मोबाइल में टॉवर बने होते हैं, तो हम देखते थे ना कि अभी 2 ही टॉवर आ रहे हैं, 3 टॉवर आ रहे हैं, दैट मीन्स हमारी जो सिग्नल है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। वन्स द थ्रेशोल्ड इज़ रीच्ड कॉल और डेटा कनेक्शन इज़ ड्रॉप्ड। फिर कॉमन सिचुएशंस किस वजह से हो सकता है, आउट ऑफ कवरेज एरिया में है, डेड स्पॉट्स, हम उस टॉप स्पॉट पे हैं जहाँ पे नेटवर्क सिग्नल जो है काफ़ी लो है। क्या आपको याद रखना है, डिलेड हैंड ऑफ जो है अलाउज द कॉल टू कंटिन्यू एज लॉन्ग एज पॉसिबल बट इट विल इवेंचुअली बी ड्रॉप्ड अगर जो सिग्नल है अपने थ्रेशोल्ड से काफ़ी ज़्यादा गिर गई है। फिर है फोर्थ वन, आपका लास्ट वन इज योर मोबाइल असिस्टेड हैंड ऑफ। मैंने ये आगे टेबुलर फॉर्म में भी बनाया हुआ है ताकि आपको इजीली याद रहे। इसमें क्या हो रहा है, जो मोबाइल फ़ोन है हेल्प्स द बेस स्टेशन बाय प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट इट्स स्ट्रेंथ सेल। तो इसमें असिस्टेंस मिलती है, नाम से ही क्लियर हो रहा है कि जो बेस स्टेशन है वो इन्फॉर्मेशन देता है अपने सिग्नल स्ट्रेंथ के बारे में। काम कैसे करता है, जो मोबाइल फ़ोन है वो डिटेक्ट करता है व्हेन इट इज़ क्लोजर टू अ न्यू बेस स्टेशन विद बेटर सिग्नल स्ट्रेंथ एंड इन्फॉर्म्स द बेस स्टेशन टू ट्रांसफर द कॉल। तो इसमें असिस्टेंस मिलती है। अगर मोबाइल फ़ोन जो है वो डिटेक्ट करता है हम मैं दूसरे बेस स्टेशन के नज़दीक आ गया हूँ एंड वहाँ से मुझे अब ज़्यादा सिग्नल मिलेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये बेस स्टेशन 1 है, ये बेस स्टेशन 2 है। अब ये बंदा यहाँ तक पहुँच गया है, तो इसके फ़ोन को पता चल जाएगा ये बेटर सिग्नल स्ट्रेंथ जो है इसको इस टाइम पे बेस स्टेशन 2 से मिल सकती है। तो वो मोबाइल फ़ोन डिटेक्ट करता है एंड वो जो है इन्फॉर्मेशन उसको बेस स्टेशन के तक पहुँचा देता है। इम्प्रूव्ड कनेक्टिविटी एंड बेटर कनेक्टिविटी हमें इस चीज़ से मिलेगी व्हिच इज़ आल्सो वेरी ऑब्वियस। तो इसमें भी क्या यूज़ होता है, आपका टीडीएमए भी यूज़ हो जाता है लाइक योर जीएसएम डिवाइसेज़। ठीक है? तो जहाँ पे जीएसएम कहाँ पे यूज़ नहीं होता है, आपके सॉफ्ट डिले में। फिर हो गया मोबाइल असिस्टेड हैंड ऑफ, जो है इट रिलाइज़ ऑन द मोबाइल फ़ोन्स एबिलिटी टू मॉनिटर इट्स ओन सिग्नल स्ट्रेंथ एंड असिस्ट द बेस स्टेशन इन डिसाइडिंग व्हेन टू ट्रांसफर द कॉल, ठीक है? क्योंकि मोबाइल असिस्टेड है तो डेफ़िनिटली मोबाइल पे रिलाई करेगा कि वो कितने अच्छे से ये जो स्ट्रेंथ वगैरह है, सिग्नल स्ट्रेंथ इसको डिटेक्ट करता है एंड इस इन्फॉर्मेशन को आगे ट्रांसमिट भी करता है। यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में मैंने लिखा हुआ है आपके ईज़ी ताकि आप इसको रिवाइज़ कर सको। डिवाइस जो है कनेक्ट्स 2 और मोर बेस स्टेशंस एट द सेम टाइम। हार्ड हैंड ऑफ में क्या होता है, कॉल जो है वो ब्रीफली इंटरप्ट हो जाती है व्हाइल स्विचिंग बिटवीन द स्टेशंस। मोबाइल असिस्टेड हैंड ऑफ, द मोबाइल फ़ोन जो है असिस्ट करता है इन ट्रांसफरिंग टू अ न्यू बेस स्टेशन। डिलेड हैंड ऑफ में कोई दूसरा बेस स्टेशन अवेलेबल नहीं होता है। तो मेक बिफोर ब्रेक है, ये ब्रेक बिफोर मेक है। यहाँ पे मोबाइल फ़ोन जो है वो डिटेक्ट कर रहा है, यहाँ पे कॉल तब तक कंटिन्यू होगी जब तक थ्रेशहोल्ड के नीचे ना आ जाए। यहाँ पे डब्ल्यूसीडीएम यूज़ होता है सॉफ्ट में, हार्ड में आपका टीडीएम, एफडीएम होता है, मोबाइल में आपका टीडीएम बेस्ड जीएसएम सर्विसेज़ डिवाइसेज़ होते हैं एंड डिलेड हैंड ऑफ कहाँ पे होता है, जहाँ पे आपके डेड स्पॉट्स होते हैं, ठीक है? तो नो ब्रेक इन द कनेक्शन, इसमें कनेक्शन में कोई ब्रेक नहीं होता है। क्वालिटी बेटर होती है। इसमें क्विक स्विचिंग होती है हार्ड हैंड ऑफ में, लेकिन जो ये है आपका कनेक्शन वो ब्रेक हो सकता है। मोबाइल फ़ोन्स जो है प्रोवाइड सिग्नल टू असिस्ट द हैंड ऑफ एंड कॉल कंटिन्यूज़ अंटिल द सिग्नल स्ट्रेंथ इज़ वेरी लो। तो ये सारी चीज़ें जो है मैंने यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में लिखी हुई हैं, आपको इससे रिविज़न जो है वो ईज़ी हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो हमें यहाँ पे देखना है दैट इज़ फ्रीक्वेंसी रीयूज़। फ्रीक्वेंसी रीयूज़ क्या होता है? ये वो सिस्टम है जो अलाउ करता है रीयूज़ करना रेडियो फ्रीक्वेंसीज़ को अक्रॉस डिफरेंट एरियाज़ इन अ सेल्युलर नेटवर्क, ठीक है? तो सिंपल है समझने के लिए, रेडियो फ्रीक्वेंसीज़ हमें पता है। अब मैंने आपको कहा था ज्योग्राफिकल एरिया जो है उसको हम सेल्स में डिवाइड करते हैं। ये समझो फ्रीक्वेंसी 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अब जहाँ पे हमें पता जैसे 1, 2 और 3 जो ये डिफरेंट रेडियो फ्रीक्वेंसीज़ पे ऑपरेट करेगा क्योंकि सेम फ्रीक्वेंसी पे करेगा तो डिस्टॉर्शन होगी। अब जहाँ पे हमें पता है डिस्टॉर्शन नहीं होगी, हम उस फ्रीक्वेंसी को रीयूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 4th सेल जो है वो उसी फ्रीक्वेंसी पे होगी जिस फ्रीक्वेंसी पे सेल नंबर 1 होगा। उसी का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी रीयूज़। ईच सेल इन द नेटवर्क जो है उसको असाइन किया जाता है एक स्पेसिफिक सेट ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसीज़ या सब बैंड्स, ठीक है? हेक्सागोनल शेप होती है इनकी, हेक्सागन्स क्यों हम ड्रॉ करते हैं, साइंटिस्ट क्यों हेक्सागन्स में ही एरिया को डिवाइड करते हैं और ना कि सर्कल में, रेक्टेंगल में या स्क्वायर में? क्योंकि जो हेक्सागोनल शेप है वो एफिशिएंटली एरिया को कवर करती है, ठीक है? द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग दीज फ्रीक्वेंसीज टू डिफरेंट सेल्स इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी प्लानिंग।
फीचर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी रीयूज़, हम फ्रीक्वेंसी रीयूज़ करते हैं, उससे क्या होता है हमें जो अवेलेबल जो फ्रीक्वेंसीज़ हमारे पास हैं, उसको हम एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं। बेटर सिग्नल क्वालिटी होती है, इंटरफेरेंस प्रोटेक्शन होती है इन जीएसएम में। फ्रीक्वेंसी रीयूज लिमिट, द नंबर ऑफ टाइम्स अ फ्रीक्वेंसी कैन बी रीयूज डिपेंड्स अपॉन हाउ मच इंटरफेरेंस द रेडियो सिग्नल कैन टॉलरेट फ्रॉम द नियर बाय ट्रांसमीटर्स, ठीक है। तो उसकी भी कोई लिमिट होती है कि कितना वो टॉलरेट कर पाएगा, जो भी नॉइज डिस्टॉर्शन इंटरफेरेंस होती है अपने आसपास के ट्रांसमीटर से, जितना ज़्यादा उसके अंदर ये एबिलिटी होगी उतनी बार हम उसको रीयूज कर सकते हैं। लेकिन अगर उस फ्रीक्वेंसी पे डिस्टॉर्शंस का असर होना बहुत होगा, ठीक है, दैट मीन्स हम उसको उतना रीयूज़ नहीं कर पाएँगे। इसको वाईमैक्स वगैरह में हम यूज़ करते हैं इस सिस्टम को। वाईमैक्स क्या होता है, आप मान लो हम किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे वाईफ़ाई वगैरह ये सारे ऑप्शंस नहीं हैं, तो अपना एक वाईमैक्स का हम टॉवर खड़ा करते हैं और यहाँ पे हमारा घर है बड़ा सारा या छोटा-सा विलेज है आस-पास, तो वो सारे को क्या करेगा, नेटवर्क प्रोवाइड करेगा। तो वो कौन-सी टेक्नोलॉजी होती है आपकी, वाईमैक्स टेक्नोलॉजी। वाईमैक्स टेक्नोलॉजी में फ्रीक्वेंसी रीयूज़ का कॉन्सेप्ट जो है वो यूज़ होता है। इसका फ्रीक्वेंसी रिड्यूस फैक्टर है 1/n। ये n क्या होता है ये हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे आपका n नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज है बेसिकली। ये आपका ए से लेकर कहाँ तक है, ए बी सी डी ई एफ 1 2 3 4 5 6 जी एच नहीं है ना, 7। तो यहाँ पे एन क्या है आपका, नंबर ऑफ जो ये एरिया में ये सेल्स डिवाइड हो गई है 1/7, ठीक है। देखो यहाँ पे रिपीटेशन रेपिटेशन हुआ है, जैसे ए फ्रीक्वेंसी उसको यहाँ पे रीयूज किया, यहाँ पे रीयूज किया, जहाँ पे वो फ्रीक्वेंसी के इस दायरे से बाहर आएगा, सॉरी इसके डिस्टॉर्शन के दायरे से बाहर होगा, वहां पे हम इसको रीयूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपका डी आ गया, तो यहाँ पे आपका डी आ गया, ठीक है। यहाँ पे ई है, यहाँ पे ई है, तो ये होता है आपका फ्रीक्वेंसी रीयूज का कॉन्सेप्ट। बेटर यूज ऑफ अवेलेबल फ्रीक्वेंसीज, अगर हम इसको, हमारे पास फ्रीक्वेंसीज अवेलेबल हैं तो हम उसको बेटर रीयूज कर सकते हैं, बेटर यूज कर सकते हैं उसका रीयूज करके। इंप्रूव करेगा कॉल क्वालिटी को एंड डेटा क्वालिटी को। कॉस्ट सेविंग होगी क्योंकि रेपिटेशन कर रहे हैं। इजीली एक्सपैंडेबल नेटवर्क विद फ्रीक्वेंसी रीयूज, जो नेटवर्क है कैन ग्रो सिंपली बाय एडिंग मोर सेल्स, हम ज़्यादा सेल्स ऐड कर सकते हैं। और नई न्यू फ्रीक्वेंसीज हमें एज पर द सेल ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम ओल्ड फ्रीक्वेंसी को ही रीयूज़ कर रहे हैं। मोर कैपेसिटी फॉर यूज़र्स, क्योंकि ऑब्वियसली आप चीज़ रीयूज़ करोगे तो ज़्यादा कैपेसिटी मिलेगी यूज़र्स को, ठीक है। अब आ गया आपका नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ योर मोबाइल फ़ोन। अब इसमें कुछ पुरानी चीज़ें रिपीट हो जाएँगी एंड कुछ हम थोड़ा बहुत इसमें नया भी देखेंगे। तो मोबाइल फ़ोन बेसिक्स हमें पता है, कम्युनिकेशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस इसमें होता है एंड ये यूज़ करता है नेटवर्क ऑफ सेल टावर्स, जिसको सेल साइट्स बोलते हैं, क्लियर हो गया। टू वे वॉइस कम्युनिकेशन इसमें होती है, दैट मीन्स ए टू बी पर्सन एंड बी टू ए, दोनों तरफ से आप बात सुनते हो। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशन बोलते हैं, ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशन। ऑटोमेटिक सिग्नल स्विचिंग होती है, दैट मीन्स जब हम एक एरिया से दूसरे एरिया में मूव करते हैं तो कॉल ड्रॉप हमारी ऑटोमेटिकली नहीं होती है। ये अभी हमने डिटेल में पढ़ा, जिसको हम हैंड ओवर बोलते हैं। फिर मेन पर्पस, मोबाइल फोन्स वर ओरिजिनली डिजाइन्ड वॉइस जस्ट फॉर वॉइस कॉल्स के लिए पहले आए थे, बात करने के लिए ऑलमोस्ट फ्रॉम एनीवेयर। उसके बाद हमारा जो बाकी सारे सिलसिले हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ऐड होते गए। टेक्स्ट मैसेजिंग आ गया, फिर आहिस्ता हमने ईमेल एंड इंटरनेट एक्सेस जो है वो हमें डिवाइसेस में मिला। फिर मल्टीमीडिया मैसेजिंग, एमएमएस, आपके जो फोटोज एंड वीडियोस हम सेंड कर सकते थे। कैमरा आ गए फ़ोन में, जो फ़ोटोज़ ले ले सकते थे एंड वीडियोज़ रिकॉर्ड करते थे। ये सारी जो चीज़ें हैं ये इवॉल्व हो गई हैं ग्रेजुअली, ऐसा नहीं है पहला ही हैंडसेट आपका आ गया था जिसमें सारे फीचर्स होते। ठीक है? फिर हमारा रेडियो, एमपी3 प्लेयर वगैरह वो स्टार्ट हो गई। फिर जीपीएस आ गया हमारे मोबाइल में, जहाँ से हम मैप्स वगैरह जो है देख के कोई भी लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं। ब्लूटूथ भी आ गया फाइल्स शेयर करने के लिए एंड कनेक्ट करने के लिए टू अदर डिवाइसेस वायरलेसली। ब्लूटूथ से पहले क्या था, इंफ्रारेड होता था फ़ोन्स में, जो कनेक्शन जो है वो एस्टैब्लिश करता था। लेकिन उसकी रेंज काफ़ी मिनिमम होती थी एंड उसका एक टाइम पे वो कुछ ही डिवाइसेस के साथ कनेक्ट कर सकता था। आई थिंक इंफ्रारेड में 1 टू 1 डिवाइस ही होता था पहले कनेक्शन। बाद में हमारा ब्लूटूथ आ गया, जिसमें एक टाइम पे आप एक से ज़्यादा डिवाइसेस जो आपकी रेंज में होंगी उनसे कनेक्ट कर पाओगे। अब मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड कुछ और चीज़ें देखते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सीरियल नंबर है, जिसको ईएसएन भी बोला जाता है। ये क्या होता है? ये 32 बिट नंबर होता है, प्रोग्राम्ड इनटू द मोबाइल फ़ोन। ये परमानेंट पार्ट ऑफ मोबाइल फ़ोन है जो चेंज नहीं होता है, ठीक है? 32 बिट नंबर प्रोग्राम्ड इनटू द मोबाइल फ़ोन, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक सीरियल नंबर। फिर हमारा एमआईएन नंबर होता है, 10 डिजिट नंबर डिराइव्ड फ्रॉम द फ़ोन्स नंबर। ये हेल्प करता है आइडेंटिफ़ाई करने के लिए फ़ोन, जब हमारा नेटवर्क से कनेक्टेड वो होता है।
ठीक है? तो ये हमारा जो एमआईएन नंबर है, ये हमारा मोबाइल नंबर नहीं होता। ये मोबाइल नंबर से डिराइव करता है, ये हमें जो नेटवर्क कंपनी है हमारी, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जियो हो गई या एयरटेल, वो हमें बताती है कि हमारा एमआईएन नंबर क्या होगा। तो वो हमारे फ़ोन नंबर से डिराइव होता है। तो हर किसी का फ़ोन नंबर यूनिक है, तो अकॉर्डिंगली हर किसी का एमआईएन नंबर जो है वो अलग होता है। फिर एक आ जाता है एसआईडी, सिस्टम आइडेंटिफिकेशन कोड। ये एक 5 डिजिट नंबर है जो आइडेंटिफाई करता है, विच यूनिकली आइडेंटिफाइज द नेटवर्क कैरियर। और ये कौन असाइन करता है? ये असाइन करता है ट्राई। ट्राई इज योर टेलीकॉम। अच्छा, मुझे कमेंट्स में बताओ इसका फुल फॉर्म क्या है। एंड आपको क्या करना है, गूगल कर लो ट्राई एंड इसका एस्टैब्लिश कब हुआ था वगैरह, 2-4 लाइनें जो हैं इसके बारे में फैक्ट बेस्ड, वो अपने नोट्स में लिखो। क्योंकि इतना मोबाइल कम्युनिकेशन एंड सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, हमने रेडियो कम्युनिकेशन बाकी सारी चीज़ें पढ़ी हैं, तो ट्राई के बारे में थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। और ट्राई का जैसे यूएस है उसमें क्या बोलते हैं, एफसीसी। ठीक है? इट हेल्प्स कनेक्ट द फ़ोन टू द करेक्ट नेटवर्क। एसआईडी नंबर आपका, एंड वो कौन असाइन करती है, ट्राई। ये 5 डिजिट नंबर होता है। एमआईएन कितना होता है, 10 डिजिट नंबर जो डिराइव होता है फ़ोन के नंबर से। एंड आपका इलेक्ट्रॉनिक सीरियल नंबर कितना होता है, 32 बिट नंबर होता है। अब देखो मोबाइल फ़ोन्स जो हैं, हाउ दे वर्क, मैंने अभी आपको बताया था, ये हमें दोबारा से रिपीट करना है, तो वहाँ पे मैंने इसीलिए एक्सप्लेन नहीं किया था। पहले क्या होता है, फ़ोन को हमने ऑन किया, जो ही हम फ़ोन को ऑन करते हैं, ये एक स्पेशल फ्रीक्वेंसी पे आ जाता है जो इसको यूज़ करनी है अपनी कम्युनिकेशन में। उस फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं कंट्रोल चैनल, ठीक है? अगर वो कंट्रोल चैनल से कनेक्ट नहीं होगा, दैट मीन्स हमारे सिग्नल फ़ोन पे आ जाता है नो सर्विस या नो सिग्नल। अब इमेजिन करो कि आपके फ़ोन पे नो सिग्नल आया एंड कोई आपको बोले कि आपका फ़ोन कनेक्ट नहीं हो रहा था, तो आप उसको आगे से बोलो हाँ, वो कंट्रोल चैनल जो है उसके साथ सीधे कनेक्ट नहीं हुआ होगा। तो वो आगे से हँसेगा कि आप क्या बोल रहे हो? लेकिन आप ये बोल सकते हो क्योंकि आपने टेलीकम्युनिकेशन पढ़ा है काफ़ी अच्छे से। तो अगर आपका फ़ोन जो है कंट्रोल चैनल से कनेक्शन जो है वो एस्टेब्लिश नहीं हुआ, तो आपके फ़ोन पे नो सर्विस या नो सिग्नल ऐसे करके कुछ लिखा होगा। अब एक बारी आपका कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया, फिर फ़ोन क्या करता है, अपना जो सिस्टम आइडेंटिफिकेशन कोड है एसआईडी, उसको ढूँढता है अपने बेस स्टेशन से कि वो जो एसआईडी है फ़ोन का वो क्या है। इफ द phone successfully connects the control channel, it looks for an SID। वो SID उसको सिंपल टर्म्स में किस चीज़ में हेल्प करता है? हेल्प करने के लिए आइडेंटिफाई द नेटवर्क इट्स कनेक्टिंग टू। ये ए इंसान है, इसने फ़ोन मिलाया, अभी इसने फ़ोन मिलाया नहीं, इसने कंट्रोल चैनल के साथ एस्टैब्लिश किया अपना कनेक्शन, फिर इसने एसआईडी नंबर ढूँढा। वो एसआईडी नंबर इसको बताएगा कि जो ये फ़ोन जिस पर्सन बी को कर रहा है, क्या वो जियो है या वो एयरटेल है या वो वोडाफ़ोन है, ठीक है? या वो वोडाफ़ोन है। अगर जिस नंबर इंसान ने फ़ोन जो है कनेक्ट करना है, जिस इंसान को कॉल करनी है, अगर उसका भी जियो नेटवर्क है एंड उसको कॉल भी जियो नेटवर्क पे करना है, तो फ़ोन को पता चल जाएगा उसको कहाँ पे जाना है, होम नेटवर्क पे, क्योंकि दोनों पार्टीज़ का जियो नेटवर्क है। लेकिन अगर जो दूसरी पार्टी है, पहले मैं थोड़ा इसको इरेज़ कर देती हूँ। अगर जो दूसरी पार्टी है वो आपकी जियो नेटवर्क नहीं है, तो आपका एसआईडी क्या बताएगा कि वो किस चीज़ का कि इसको कहाँ कैरियर पे जाना है, पर्सन 1 से लेकर पर्सन 2। आपको वो एसआईडी नंबर से पता चलेगा पर्सन 2 का जो कैरियर है, वो जियो नहीं है, वो एयरटेल है। तो अकॉर्डिंगली जो नेटवर्क है, जो अब सेल्स में अभी आपकी सिग्नल्स घूम रही हैं, ये क्या हो जाता है, इसकी राउटिंग हो जाती है एंड अब वो राउटिंग होके कहाँ जाएगा, वो एयरटेल के बेस स्टेशन पे जाएगा। ठीक है? आगे कॉल्स वैसे ही प्रोसेस नॉर्मली जो फॉलो होता है कॉल ट्रांसमिट और रिसेप्शन का, वो वही होगा, लेकिन बीच में राउटिंग आ जाएगी एंड ये एयरटेल बेस स्टेशन पे जाएगा। तो वो हमें कैसे पता चलता है, एसआईडी से। phone registers, if the SID matches the one programmed in the phone, it knows that it is connecting to the होम नेटवर्क। ठीक है? हमने यहाँ पे अभी क्या पढ़ा था, जो एसआईडी नंबर होता है, ये एक यूनिक नंबर होता है जो आइडेंटिफाई करता है नेटवर्क का कैरियर। वही यहाँ पे हो रहा है, नेटवर्क का कैरियर उसको बता रहा है क्या है। The phone then sends the registration request to tell the network where it is, एंड ये सारा कहाँ पे रिकॉर्ड होता है, एमटीएसओ में। तो बेसिकली होता क्या है, जब भी आपको कॉल कोई करता है, ठीक है,
तो सिस्टम पहले ये देखता है कि आप किस जगह हो, आपकी लोकेशन आपके सेल टॉवर के बेसिस पे। वो आपका जो लोकेशन है उसके पास कौन-सी मतलब वो किस सेल में आता है। मैंने कहा ना सारा ज्योग्राफिकल हेक्सागोनल सेल्स में डिवाइड होता है सारा एरिया। आपका लोकेशन देखा एंड लोकेशन के हिसाब से एक फ्रीक्वेंसी पेयर को सिलेक्ट करता है फ्रीक्वेंसी पेयर को। वो फ्रीक्वेंसी पेयर क्या होता है बेसिकली रेडियो फ्रीक्वेंसी जो कॉल के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है? उस फ्रीक्वेंसी पेयर को वो सिलेक्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशन एंड ये होता क्या है अब एमटीएसओ जो है उसके पास ये सारा रिकॉर्ड रहता है। तो जब भी हमने किसी ने हमें कॉल किया तो एमटीएसओ के पास हमारा जो है डेटाबेस में लोकेशन रिकॉर्डेड रहेगी। एक बारी तो पता चल गया ना एमटीएसओ को अच्छा आप लाल बाज़ार में हो, तो लाल बाज़ार को वो अपने डेटाबेस में रखेगा। तो जब भी अब आप किसी को कॉल करोगे तो आपका जो लोकेशन है वो पहले से एमटीएसओ को पता होगा। इससे क्या होता है फ्यूचर में चीज़ें और ज़्यादा सिंपल होती हैं फिर। वो डेटाबेस सारे लोकेशंस का किसके पास होता है? एमटीएसओ के पास होता है। तो फ्रीक्वेंसी पेयर को सिलेक्ट करता है मतलब उन रेडियो फ्रीक्वेंसी पे जो कॉल के लिए यूज़ किया जाता है। अब मैंने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पेयर बोला दैट मीन्स 2 टाइप्स ऑफ 2 फ्रीक्वेंसी बोल सकते हो मतलब एक पेयर जिसमें 2 फ्रीक्वेंसीज़ आएँगी। तो 2 कौन-सी होती हैं? एक फ्रीक्वेंसी फ़ोन से सिग्नल रिसीव करने के लिए और दूसरी फ्रीक्वेंसी आपके फ़ोन तक या हमारे फ़ोन तक सिग्नल भेजने के लिए। तो यहाँ पे और एक चीज़ आप लिख लो मैंने स्लाइड्स में इंक्लूड नहीं की है। फ्रीक्वेंसी पेयर हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है। व्हेन समवन कॉल्स यू एमटीएसओ जो है ये चेक करता है द डेटाबेस टू फाइंड आउट व्हिच सेल यू आर इन। तो हमारी लोकेशन का पहले देख लेता है एंड ये सारी चीज़ें कहाँ रहती है हमारे डेटा इसके डेटाबेस में रहती है। बाद में सिलेक्ट करता है फ्रीक्वेंसी पेयर कॉल को हैंडल करने के लिए। फ्रीक्वेंसी पेयर मतलब 2 सेट्स ऑफ फ्री मतलब 1 सेट ऑफ फ्रीक्वेंसी जिसमें 2 हो फ्रीक्वेंसीज़ आएँगी। एक फ्रीक्वेंसी होगी जो फ़ोन से सिग्नल रिसीव करने के लिए एंड एक फ्रीक्वेंसी होगी हमारे फ़ोन तक सिग्नल को भेजने के लिए, सिग्नल सेंड करने के लिए। इसको हम बोलते हैं डाउनलिंक, इसको हम बोलते हैं अपलिंक। ये अपने नोट्स में ऐड कर लेना, मुझे शायद यहाँ पे ऐड करना भूल गया। फिर the MTSO tells your phone what frequencies to use to connect the call. Once your phone and the base station switch to these frequencies जो हमने यहाँ पे देखी, the call is connected. तो ये सारा जो है फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में हो रहा है। आप सोचो आपने मुझे कॉल किया मैंने रिसीव किया उस बीच में कितना कुछ होता है ठीक है ना तो ये सारा काफ़ी जो है रेडियो फ्रीक्वेंसी से काफ़ी इजी हो जाता है। अब मूविंग बिटवीन द कॉल्स ये वही बात होगी हैंड ओवर प्रोसेस की जो हमने बताया व्हेन द सिग्नल चेंजेस बिग एनफ द एमटीएसओ टेल्स योर फोन टू स्विच टू द न्यू सेल्स फ्रीक्वेंसी ठीक है जब आप बिल्कुल ही दूर चले जाओगे अपने सेल से तो एमटीएसओ बताएगा एज पर द लोकेशन कि आप क्या करो न्यू सेल फ्रीक्वेंसी जो है उस पे उसको सिलेक्ट करो द फोन ऑटोमेटिकली कनेक्ट्स टू द न्यू बेस स्टेशन विदाउट इंटरप्टिंग द कॉल जिसको हम हैंड ओवर प्रोसेस बोलते हैं जो हमने अभी पढ़ा। फिर आपको और 2 चीज़ें पढ़नी है यहाँ पे जीएसएम एंड सीडीएमए। तो जीएसएम क्या है बेसिकली एक टेक्नोलॉजी आप समझो, वो टेक्नोलॉजी जिसमें काफ़ी चीज़ें आती हैं जो हमारे मोबाइल नेटवर्क में यूज़ होती हैं और एक ग्लोबल अक्रॉस द वर्ल्ड जो है जीएसएम टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। ये यूज़ करता है डिजिटल टेक्नोलॉजी ट्रांसमिट करने के लिए वॉइस को भी एंड डेटा को भी व्हिच प्रोवाइड्स बेटर क्वालिटी एंड सिक्योरिटी कंपेयर टू द अर्लियर एनालॉग सिस्टम्स। तो ये किस जीएसएम किससे रिलेटेड है आपके डिजिटल कम्युनिकेशन से। तो 2G जो है वो जीएसएम में आता है वो जीएसएम टेक्नोलॉजी यूज़ करता है एंड आपका 2 के आगे 2.5 उसके बाद आपका एज आ गया फिर जीपीआरएस आ गया वो सारे आपके जो हैं जीएसएम टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। इसके एवोल्यूशन में हम यूएमटीएस देखते हैं यूनिवर्सल मोबाइल रेडियो सिस्टम 3G कम्युनिकेशन जिसमें जिसको हम 3G भी बोलते हैं। फिर आपका एज आ गया जो जिसको हम 2.5 बोलते हैं एंड जीपीआरएस आ गया जो क्या करता है इनेबल्स पैकेट स्विचिंग डेटा ट्रांसफर ओवर जीएसएम इनेबल सर्विसेज लाइक इंटरनेट ब्राउजिंग ईमेल मल्टीमीडिया मैसेजिंग। तो पहले जीपीआरएस यूज़ होता था फ़ोन्स में वो ई लिखा होता था फ़ोन में इंटरनेट की जगह जो हम छोटे से फ़ोन यूज़ करते थे अगर आप उस जनरेशन को बिलोंग करते हो ठीक है। तो इसमें पैकेट स्विच्ड डेटा ट्रांसफ़र होता है दैट मीन जो भी डेटा ट्रांसफ़र करना होगा डेटा को अगर ट्रांसफ़र करना होता है तो उसको क्या करते हैं पहले स्मॉल पैकेट्स में डिवाइड कर देते हैं एंड हर पैकेट पे एड्रेस होता है कि उसको किस डेस्टिनेशन पे जाना है। फिर जब वो डेटा रिसेप्शन पे पहुंचता है फिर उसको वापस क्या कर लेते हैं उसको ऐड कर लेते हैं एंड जो सिग्नल है जो रिसेप्शन एंड पे हमें जानी होगी जो डेटा हमें रिसेप्शन एंड पे भेजना होगा उसको हम रिसीव करते हैं। तो आपके इंटरनेट ब्राउजिंग वगैरह में काम आता है पैकेट डेटा स्विचिंग। तो बेसिकली होता क्या है इंटरनेट हो फ़ोन कनेक्शंस हो सिग्नल्स डेटा यही सारी चीज़ें एक जगह से ट्रांसमिट होकर एक जगह रिसीव होती हैं।
अब जीएसएम क्यों इम्पोर्टेंट है? वाइड कवरेज है, जीएसएम की ग्लोबल रीच है एंड ये काफ़ी अपने टाइम से इवॉल्व हो गया है। फिर सीडीएम में मैंने कहा था हमें आगे फिर से पढ़ना है, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस इसको बोलते हैं। तो वाइड बैंड स्पेक्ट्रम जो है वो यूज़ करता है और आपको क्या याद रखना है, कोड्स यूज़ करता है ये। In CDMA, each user signal is combined with a unique code. This ensures that different user signals can be sent at the same time. तो कोड डिवीजन में क्या होता है, टाइम सेम होता है क्योंकि कोड अलग होगा तो इंटरफेरेंस नहीं होगी। जैसे मैंने कहा एक लद्दाखी में बात करेगा, एक कश्मीरी में बात करेगा, तो इंटरफेरेंस जो है वो नहीं होगी अगर एक टाइम पे भी हम क्या करेंगे, डिफरेंट कोड्स के साथ हम डेटा भेजेंगे। थिंक ऑफ इट लाइक हैविंग डिफरेंट चैनल्स बट यूजिंग स्पेशल कोड्स टू सेपरेट देम। ठीक है। एडवांटेजेस, कैपेसिटी बढ़ेगी, इम्प्रूव्ड कॉल क्वालिटी होगी, बेटर सिक्योरिटी होगी एंड इसमें रेजिस्टेंस टू इंटरफेरेंस भी होगी। सीडीएमए इज लेस लाइकली टू अफेक्टेड बाय द इंटरफेरेंस और वीक सिग्नल्स। ये यूज होता है वायरलेस नेटवर्क्स में, अभी इसका यूसेज जो है वो कम हो गया है। मेनी रीजन्स हैव मूव टू जीएसएम एंड एलटी टेक्नोलॉजीज विच आर मोर फास्टर एंड एफिशिएंट। तो यहाँ पे इसका थोड़ा आप डिफरेंस देख सकते हो। फुल फॉर्म टेक्नोलॉजी एफडीए में यूज करता है, ये कोड डिवीजन यूज करता है जिसको हम स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं। रिक्वायर्स अ सिम कार्ड टू स्टोर डेटा लाइक नंबर कॉन्टैक्ट्स वगैरह। सीडीएमए जो है डज नॉट रिक्वायर अ सिम कार्ड। ओल्डर मॉडल्स, न्यूअर सीडीएमए फोन्स में यूज सिम कार्ड फॉर 4G 5G नेटवर्क्स। इसका नेटवर्क कवरेज जो है वो ग्लोबल है, इसका लिमिटेड टू सर्टेन रीजन है। कॉल क्वालिटी इसमें गुड होती है बट कैन बी अफेक्टेड बाय इंटरफेरेंस। इसमें जो इंटरफेरेंस है, सीडीएमए में एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस होती है टू द इंटरफेरेंस एंड फेडिंग। डेटा स्पीड यहाँ पे कंपेयर ये स्लोअर होता है कंपेयर टू सीडीएमए बट फास्टर विद न्यूअर टेक्नोलॉजीज एज 3G 4G। ठीक है। अगर हम न्यूअर टेक्नोलॉजीज इसमें ऐड करेंगे, जैसे एज टेक्नोलॉजी आ गया आपके, 4G कम्युनिकेशन हो गया, थर्ड जनरेशन हो गया, तो डेटा स्पीड जो है जीएसएम फोन्स में बढ़ जाएगी। इसमें फास्टर डेटा स्पीड्स होती है ऑन 3G 4G नेटवर्क। बैटरी स्लाइटली हायर बैटरी यूसेज ड्यू टू कॉन्टिन्यूस सिग्नल चेक, इसमें बैटरी ज़्यादा ड्रेन होती है, इसमें कम होती है। लिमिटेड कैपेसिटी हायर कैपेसिटी, ये भी हो गया। रोमिंग क्योंकि ये ग्लोबल है, लिमिटेड रोमिंग होती है इसमें। एग्जाम्पल आपका AT&T, टी वोडाफोन, वेराइजन, स्प्रिंट, नाउ पार्ट ऑफ टी मोबाइल। स्प्रिंट जो है इट इज़ नाउ द पार्ट ऑफ टी मोबाइल। AT&T लैब्स जो है उन्होंने आपका पहला मोबाइल बनाया था। ये यूज़ होता है स्मार्टफ़ोन्स, टैबलेट्स वगैरह में, मोस्टली यूज़्ड इन फीचर फ़ोन्स एंड ओल्डर स्मार्टर फ़ोन्स। पुराने वाले फ़ोन्स एंड फीचर फ़ोन्स कौन से हो गए आपके? जैसे नोकिया 3110 जो बेसिक काम करते थे, आपका वॉइस ट्रांसमिट किया, दैट मीन्स फ़ोन पे बात हो गई एंड जो टेक्स्ट मैसेज सिंपल से, एंड आपका आपने स्नेक गेम खेली होगी पुराने फ़ोन पे, तो उन फ़ोन्स को हम फीचर फ़ोन्स बोलते हैं, फीचर फ़ोन्स। तो ये टेक्नोलॉजी आपकी फीचर फ़ोन्स में या आपके जो ओल्डर स्मार्टर फ़ोन्स हैं वहाँ पे यूज़ होते थे, बट नाउ दे हैव बीन रिप्लेस्ड बाय लॉन्ग टाइम एवोल्यूशन जिसको हम एलटीई बोलते हैं। अभी हमारे पास जो फ़ोन है वो एलटीई है जिसमें एचडी वॉइस जो है वो ट्रांसमिट होती है। इसको वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन वोल्टी बोला जाता है। आपके फ़ोन के ऊपर लिखा होगा वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। ठीक है। तो ये यहाँ से फ्रीक्वेंसी बैंड देख लेना कौन कौन सा यूज़ करता है। तो दिस कंप्लीट्स फिर मोबाइल वाला सारा जो भी आपका सिलेबस गिवन था। कुछ अगर एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी हियर एंड देयर जो हमारी रह गई होंगी, अब एक वीडियो में मैं जितना कवर कर सकती थी वो मैं कर रही हूँ क्योंकि आई हैड प्रॉमिस्ड कि 25th को आपका सिलेबस कंप्लीट कराऊंगी। तो 25th को मैंने अपना प्रॉमिस रखा एंड आपका सिलेबस जो है मेजरली कवर करवाया। अब जो फ्यू थिंग्स हियर एंड देयर ऑब्वियसली रह जाएंगी वो मैं अपनी टेस्ट सीरीज में कवर करूंगी। जो आप चाहो तो परचेज कर सकते हो, इफ़ यू वांट टू स्किप नहीं परचेज कर सकते हो तो कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, जितना मैंने पढ़ा है इतना करके जाओ। लेकिन बेटर रहेगा कि टेस्ट सीरीज भी इसके साथ आप कर लो क्योंकि एक्स्ट्रा चीज़ें कवर हो जाएंगी, प्लस आपकी जो एफिशिएंसी एक्यूरेसी है क्वेश्चन सॉल्व करने की वो भी बढ़ जाएगी। अब लास्ट टॉपिक जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे दैट इज़ योर टेलीविजन एंड हमारे कुछ ई गवर्नेंस रिलेटेड टॉपिक्स हैं, वो मैं कंप्लीटली टेस्ट सीरीज में कवर करूँगी क्योंकि उसमें कुछ ऐसा कंसेप्चुअल समझाने वाला नहीं है, ज़्यादा उसमें फैक्चुअल चीज़ें ही हैं, थोड़ा एंटीवायरस डीबीएमएस भी लिखा हुआ है, वो भी सिंपल है। तो वो टेस्ट सीरीज में मैं आपको सिंपल एक्सप्लेनेशंस भी साथ में दे दूँगी, तो वहाँ से आप वो कवर कर लोगे, ठीक है?
अर्ली डेज़ ऑफ टेलीविज़न, अब देखो पहला जो टेलीविज़न है जिसको टेलीवाइज़र बोलते हैं, टेलीवाइज़र, वो एक जर्मन इंजीनियर जो हैं जिनका नाम था निप्को डिस्क, उन्होंने बनाया था। वो एक सिंपल मैकेनिकल डिवाइस थी, बेसिकली वो क्या था, वो डेमोंस्ट्रेट करता था जो इमेजेस हैं वो कैसे मूव करती हैं। अगर आप यूट्यूब पे देखना चाहो, आप उसका एक डेमो भी देख सकते हो कि जो उनका स्पिनिंग निप्को डिस्क था, वो कैसा, नाम उनका शायद निप्को था, पर उनका जो मशीन थी जिसको टेलीवाइज़र भी बोलते हैं, उसको हम स्पिनिंग निप्को डिस्क बोलते थे, फाइन। फुल नेम में मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा है, नॉट एबल टू रिकॉल, तो ये आप नेट से देख लेना कि उनका पूरा नाम क्या था। उसके बाद आ गया फिलोज़ फ्रांसवर्थ इमेज डायसेक्टर। तो इसने क्या किया, इस जो है फिलो फ्रानवर्थ का क्या कंट्रीब्यूशन रहा, दिस इन्वेंशन वाज डिफरेंट बिकॉज़ इट कैप्चर्ड मूविंग इमेजेस इलेक्ट्रॉनिकली। यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, एक मैकेनिकल डिवाइस है, वो ऐसे डिस्क की तरह ऐसे घूम रही है, घूम रही है, घूम रही है। तो इसमें क्या कर रहे हो, बता रहे हो इमेजेस कैसे मूव करती हैं। फिर वो मैकेनिकल प्रोसेस के बगैर आपने कैसे दिखाया कि हम कैसे कैप्चर कर सकते हैं मूविंग इमेजेस को, वो बताया फिलो फॉन्सवर्थ ने। एंड इट वाज डेमोन्स्ट्रेटेड पब्लिकली एंड मार्क द बिगिनिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक टेलीविजन। अदरवाइज जो मॉडर्न टेलीविजन हम अभी देखते हैं, जो वर्किंग टेलीविजन है, फर्स्ट वर्किंग टेलीविजन, वो इन्वेंट किया था जॉन लॉगी बेड ने इन 1926। ये था वो टीवी, द बेयर्ड्स टेलीवाइजर। अर्ली स्क्रीन टीवी लिमिटेशंस, अर्ली स्क्रीन टीवी स्क्रीन जो थे दे वर स्मॉल, जैसे अभी हमने देखा उनके टेलीवाइजर में, किनके, जॉन ब्रेड के। एंड द इमेजेस वर ऑफन फ्लिकरिंग एंड अनक्लियर, तो इमेजेस में आपको डिस्टॉर्शंस देखने को मिलती। जॉन ब्रेड ने तो चलो 1926 में बनाया, अभी कुछ सालों पहले हमारे जब कलर टीवी जब नए नए आए थे, तो उनमें भी हमें कितना वो लाइंस डॉट्स देखने को मिलते थे ना, कि सही से इमेजेस नहीं जो है हम देख पाते थे। Despite this, people were excited about the idea of broadcasting moving images through radio waves. आगे देखते हैं हाउ अ टीवी वर्क्स, इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। बेसिकली होता क्या है, जो टीवी कैमरा है ये कैप्चर करता है मूविंग इमेजेस को, जो वीडियो, जिसमें वीडियो भी होता है एंड ऑडियो भी होता है, आपका साउंड। बाद में उनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। क्यों कन्वर्ट करता है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को हम बाद में थ्रू एयर जो है वो दूर दूर तक भेज सकते हैं। दैट मीन जहाँ पे आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है, जहाँ पे आपका स्टेशन है, वहाँ पे आपने क्या किया, टीवी ने वहाँ पे कैप्चर किया उन चीज़ों को, साउंड को एंड आपके इमेजेस वगैरह, साउंड को एंड आपके वीडियो को, और उसको ट्रांसमिट करेगा, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ट्रांसमिट करेगा, फिर रिसीवर एंड पे क्या होगा, इन सिग्नल्स को वापस से उन इमेजेस में कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, तो टीवी कैमरा जो है कैप्चर्स द मूविंग इमेजेस एंड वीडियो ऑडियोज। The camera converts these images and sounds into electrical signals जिनको हम सेंड करते हैं through the air, and इसमें ट्रांसमीटर लगा होता है। The transmitter takes the signals from the TV camera and sends them through the air. This is usually done using radio waves or satellite signals. The transmitter's job is to broadcast the signals over the long distances. Clear है? टीवी रिसीवर जो है, जो हमारा टीवी रिसीवर है, ये वो टीवी है फिर जो हमारे घरों में, हमारे होम्स में लगा होता है, हमारा टीवी सेट। The TV receiver, TV in your home, captures the signal sent by the transmitter. It converts the signals back into the pictures and the sounds. ये जो images हैं डिस्प्ले होती है ऑन स्क्रीन में, एंड देन द साउंड कहाँ से बाहर आती है, स्पीकर से। इसमें क्या होता है, हमारी जो पिक्चर्स हमें मिलती हैं वो मोशन में होती है, हम वीडियोस देखते हैं। बेसिकली क्या होता है इसमें, टेक्नोलॉजी में इसमें फ्लिकरिंग इमेजेस यूज होती हैं। फ्लिकरिंग इमेजेस, वो क्या होता है, यहाँ पे अगर आप पिक्चर है, ठीक है, आप क्या करोगे, हर पिक्चर को, अब फॉर एग्जांपल आपने उसको ऐसे डिवाइड किया हुआ है, यहाँ पे किसी का चेहरा है, मैं आपको ऐसे बना के ही दिखाती हूँ, एक बार आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे किसी का चेहरा है, फॉर एग्जांपल जो डांस कर रहा है, हाँ, ये है। इसको कैसे यहाँ पे ट्रांसमिट किया जाएगा, इसको डिवाइड किया जाएगा, ठीक है, और हर जो पार्सल है इसको भेजा जाएगा, पहले इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर जहाँ पे आंख है, नाक है, चिन है, गाल है, ठीक है, कान है, तो उन हर पार्ट्स को जो ट्रांसमिट किया जाएगा। एंड ये इतनी जल्दी ट्रांसफर होती है इमेजेस कि हमें लगता है ये मूव कर रही हैं, डांस कर रही हैं, ये फ्लिकर कर रही हैं। अब आप
ये चीज़ इमेजिन करो। अगर आप बुक पे ड्राइंग करो ना, अगर कोई भी आप में से एक क्रिएटिव थोड़ा है और आर्ट वगैरह जो है वो करता है पेंटिंग, आप क्या करो, इमेज को आप अलग-अलग पेजेस पे बनाओ, कहीं पे हाथ, मुँह वगैरह बनाओ, ठीक है? पेपर पे, किसी डायरी या नोटबुक के। फिर आप क्या करो, उनको फ्लिकर करो पेजेस को, दैट मीन्स आप डायरी को हाथ में पकड़ो एंड पेजेस जो हैं वो ऐसे-ऐसे करके उनको घुमाओ, ठीक है? तो आप जब इमेजेस को देखोगे, आपको स्टिल इमेजेस लगेंगी कि वो हिल रही हैं। हम टाइम लैप्स वीडियो देखते हैं ना, जैसे अगर आप यूट्यूब पे सर्च करो या वैसे ही इमेजिन करो कि बुक पे अगर ऐसे अलग-अलग इमेजेस बनाई हैं और इकट्ठे जल्दी-जल्दी आप पेजेस को फ्लिप कर रहे हो, सारे पेजेस को इकट्ठे फ्लिप कर रहे हो, तो आपको एक इल्यूजन हो जाएगा कि आपको जो सामने चल रहा है वो एक मोशन में चल रहा है। हालाँकि आपने हर पेज पे एक स्टिल इमेज बनाई है, एक स्टिल पिक्चर बनाई है जो खुद से मूव नहीं कर रही है, लेकिन आपने एक जगह पे बनाई है पेपर पे। ये अगर आपके पास पेपर है, आपने यहाँ पे इमेज बनाई है, फिर दूसरे पेपर में थोड़ा यहाँ पे बनाई है, फिर तीसरे पेपर में थोड़ा यहाँ पे बनाई है, चौथे पेपर में थोड़ा यहाँ पे बनाई है। अब ये चारों पेपर जो हैं, ये 5वें पेपर में यहाँ पे बनाई है। ये पाँचों पेपर एक कॉपी के हैं, इसको बंद करके एक बारी, जैसे हम पन्ना पलटने के लिए हम जल्दी-जल्दी नहीं जैसे बुक से करते हैं, फ्लिकर करते हैं, उसको फ्लिकर करना बोलते हैं पेजेज़ को, वो आप करोगे। तो आपके सामने से इमेज ऐसे गुज़रेंगी, पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। तो ये आपको लगेगा जैसे मोशन में है, लेकिन एक्चुअल में क्या होती है, स्टिल इमेजेस होती हैं। वो होता है फ्लिकरिंग इमेजेस होना, और वही टेक्नोलॉजी जो है, वही प्रोसेस जो है वो आपका टीवी में यूज़ होता है। ये कुछ नहीं है, एक ब्लॉक डायग्राम बनाने की मैंने कोशिश की थी, जो चीज़ें मैंने आपको अभी तक बताई वही चीज़ें यहाँ पे हैं। अब ये देख लो, टीवी में क्या हो रहा है, आपकी जो आपकी जो लाइट एनर्जी है, वो ये याद रख लेना, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो किया जा रहा है। तो जो टीवी है, इट टेक्स द लाइट, बेसिकली आपके जो इमेजेस वीडियोस वगैरह हैं वो है क्या, एक टाइप ऑफ लाइट ही है, उसको वो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। एंड ये कौन करता है, ट्रांसड्यूसर्स करता है। एंड जो प्रोसेस ये हो रहा है सारा, उसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यूज होता है, ट्रांसड्यूसर्स क्या करते हैं, लाइट को लेते हैं एंड उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं, दैट कैन बी यूज टू क्रिएट पिक्चर्स ऑन स्क्रीन। तो यहाँ पे आपका टीवी खत्म हो गया, फिर आपका थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यहाँ पे स्टार्ट होता है। यूपीएस हमें पता है, हम सबने कंप्यूटर्स घर में चलाए होंगे कभी ना कभी, अगर नहीं भी चलाए हैं तो बेसिकली यूपीएस क्या करता है, अगर आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो एंड आपकी जो आपकी लाइट नहीं, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो चली जाती है, एंड यूपीएस क्या करता है, आपको पावर बैकअप देता है, आपका कंप्यूटर जो है एक साथ बंद नहीं हो जाता है। यूपीएस स्टैंड्स फॉर अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। ये एक डिवाइस है जो क्या करता है, पावर बैकअप प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड्स बैकअप पावर टू डिवाइसेस व्हेन देयर इज अ पावर फेलियर। कंप्यूटर, सर्वर, वर्क स्टेशन वगैरह में काम आता है। थोड़ा इसका हिस्ट्री देख लो। जॉन हेनले जो है वॉज द फर्स्ट पर्सन टू इन्वेंट यूपीएस। जॉन हेनले कंप्लीटेड द फर्स्ट अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई इन 1934। तीन टाइप है, ऑनलाइन, ऑफलाइन, इलेक्ट्रॉनिक जनरेटर, और भी एक है, इसको हम हाइब्रिड बोलते हैं, हाइब्रिड यूपीएस। तो ऑनलाइन यूपीएस क्या करता है, ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। एसी करंट कौन सी होती है, जो हमारे घरों में आती है, जहाँ पे हम सॉकेट में वो लाइट्स वगैरह ऑन करते हैं ना, दैट इज जो एसी करंट। एंड डीसी होती है जो वन वे सिर्फ फ्लो करती है, ठीक है। जैसे एसी करंट जो होती है ना, ये हर डायरेक्शन में फ्लो करती है, डायरेक्शन चेंज करती रहती है। डीसी करंट आपकी वन वे में फ्लो होती है, ये आपके मोबाइल फ़ोन्स वगैरह में यूज़ होती है, मोबाइल चार्ज वगैरह करने के लिए, ठीक? देन कन्वर्ट्स इट इनटू बैक इनटू स्टेबल एसी पावर यूजिंग एन इन्वर्टर। तो यूपीएस के अंदर एक इन्वर्टर भी होता है, जो क्या करता है, पहले यूपीएस क्या करेगा, एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा, फिर इन्वर्टर की मदद से डीसी को एक स्टेबल एसी में फिर से कन्वर्ट करते हैं। इट ऑल्सो कीप्स चेंजिंग बैटरीज, इट ऑल्सो कीप्स द बैटरीज चार्ज एट ऑल द टाइम्स। During a power outage, it ensures a smooth power supply. ये क्या, ऑनलाइन यूपीएस। नेक्स्ट देखते हैं हमारा स्टैंड बाय यूपीएस। स्टैंड बाय यूपीएस क्या करते हैं, नॉर्मली एसी पावर को जो है डायरेक्टली सप्लाई करता है, जो इसको एसी पावर मिल रहा है बैक एंड से, एसी को डायरेक्टली सप्लाई करता है। ये क्या करता है, उसको डीसी में कन्वर्ट करता है, बाद में उसको स्टेबल एसी में दोबारा से वापस कन्वर्ट कर देता है।
ये ऐसा नहीं करते, एसी को डायरेक्टली कन्वर्ट करते हैं। तो अगर पावर जाएगा एंड कुछ वोल्टेज इश्यू हमें डिटेक्ट होगा, तो थोड़ा एक टाइम लैग होता है। थोड़े टाइम के लिए आपका जो सिस्टम है, लाइट है, वो ऑफ हो जाती है, फिर विदिन सेकेंड्स फिर से ऑन हो जाती है, ठीक है? तो ड्यूरिंग द पावर फेलियर देयर मे बी अ ब्रीफ मोमेंटरी ब्रेक ऑफ फ्यू मिली सेकेंड्स। हमने देखा होगा जैसे हम पहले कंप्यूटर्स यूज़ करते थे, तो क्या होता था, लाइट जाती थी, कभी कुछ सेकंड्स के लिए आपका जो कंप्यूटर है वो ऑफ हो जाता था, फिर यूपीएस के अंदर जो इन्वर्टर लगा है वो उसको बैटरी से दोबारा से चार्ज करके वो पावर देता है, एंड कुछ टाइम के लिए वापस वो ऑन हो जाता है इन द एसी पावर सप्लाई बिफोर द इन्वर्टर किक्स इन। एक पैरेलल प्रोसेसिंग यूपीएस है, इट इज अ सिस्टम वेयर द पावर इज बीइंग सप्लाइड फ्रॉम द एसी इनपुट जो उसको बैक एंड से मिल रहा है। एक बायडायरेक्शनल इन्वर्टर वर्क्स इन द पैरेलल टू करेक्ट द वोल्टेज एंड ऑब्जर्व एंड एब्जॉर्ब एनी इलेक्ट्रिकल नॉइज, ठीक है? एक इन्वर्टर जो है वो साथ में उसके पैरेलली काम कर रहा है। एंड एक हाइब्रिड यूपीएस सिस्टम है। हाइब्रिड यूपीएस कंबाइंस थ्री डिफरेंट मोड्स ऑफ ऑपरेशन, जिसमें आपका डबल कन्वर्जन मोड है, इकोनॉमी मोड है, एंड आपका एक्टिव फिल्टर मोड है। डबल कन्वर्जन मोड क्या होता है? दिस मोड इज यूज्ड व्हेन द पावर सिचुएशन इज पुअर, एग्जांपल अनस्टेबल और फ्लक्चुएटिंग यूटिलिटी पावर। इट प्रोवाइड्स द हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन, कॉन्टिन्यूसली कन्वर्टिंग एसी टू डीसी एंड देन बैक टू एसी। ये आपका डबल कन्वर्जन मोड है, जहाँ पे आपका जो पावर सिचुएशन है वो पावर काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है। उस टाइम पे आपको कैसा वाला यूपीएस होना चाहिए एंड वो किस तरीके से ऑपरेट करना चाहिए। इकोनॉमी मोड होता है जब पावर सप्लाई हमारी स्टेबल होती है और एफिशिएंट होती है। एक्टिव फिल्टर मोड होता है जिसमें आपका इलेक्ट्रिकल नॉइस है उसको फ़िल्टर आउट किया जाता है। ये यूजुअली सेंसिटिव डिवाइसेज़ के लिए हम यूज़ करते हैं, जहाँ पे आपकी नॉइस वगैरह और डिसरप्शन जो है वो मिनिमम रहे। The key of the hybrid UPS is that it can switch between these modes without causing any interruption in the output voltage, ensuring continuous and stable power supply. तो ये जो हाइब्रिड यूपीएस है उसमें आपको मोड्स देखने को मिलेंगे, तीन जो हमने डिस्कस किए हैं। वो तीनों मोड्स इसमें होते हैं अकॉर्डिंग टू द सप्लाई, जो भी इसको आ रही होती है एसी सप्लाई, उसके अकॉर्डिंग ये क्या करता है, स्विच करता रहता है कि कौन से मोड पे इसको ऑपरेट करना है। आगे देखते हैं इन्वर्टर। पहले इन्वर्टर होता क्या है? ये वो डिवाइस है जो डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। करंट्स हमारी 2 ही टाइप की होती है। एक आपकी डायरेक्ट करंट होती है और एक आपकी अल्टरनेटिंग करंट होती है, ठीक है? लेकिन जो इसका आउटपुट है वो हमेशा साइन वेव नहीं होता, वो स्क्वायर वेव भी हो सकता है, या आपका पल्स मॉड्यूलेटेड वेव भी हो सकता है, या आपका क्वाज़ी स्क्वायर वेव भी हो सकता है। क्वाज़ी स्क्वायर वेव, ठीक। तो पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। ये टेक्नोलॉजी जो है इन्वर्टर्स यूज़ करते हैं जनरेट करने के लिए एसी पावर। पल्स की विड्थ को वैरी करके इन्वर्टर्स कैन इफेक्टिवली कंट्रोल हाउ मच पावर इज डिलीवर्ड टू द कनेक्टेड डिवाइस, कि कितना पावर जो है हमें वो डिवाइसेस तक डिलीवर करवाना है। अगर आपकी विड्थ ज़्यादा है तो ज़्यादा पावर डिलीवर करना है, छोटी विड्थ है तो कम पावर डिलीवर करना है। स्विचिंग डिवाइसेस जैसे आपके ट्रांजिस्टर्स या आईजीबीटीज, ये क्या करते हैं, ये डीसी को रैपिडली ऑन एंड ऑफ करके साइन वेव्स जो हैं वो जनरेट करवाते हैं। दैट मीन्स इन शॉर्ट आपका जो डीसी है उसको ऑन ऑफ करके ये ऐसी वेव जनरेट करवाते हैं कि हम बोल सकते हैं हमारा डीसी अब एसी में कन्वर्ट हो गया है। फिर ये ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं कुछ इन्वर्टर्स एडजस्ट करने के लिए वोल्टेज ऑफ द एसी आउटपुट, कि अगर आपको ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत है तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज़ होगा। अगर आपको कम करनी है वोल्टेज तो यू विल यूज़ अ स्टेप डाउन, पर ये ऑप्शनल होता है ट्रांसफार्मर इसमें यूज़ करवाना। दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर डिलीवरिंग द राइट वोल्टेज टू द डिवाइसेस। फिर थोड़ा इनके बीच में डिफरेंस देख लो यूपीएससी और इन्वर्टर के बीच में। अ डिवाइस दैट प्रोवाइड्स एसी बैकअप पावर इन केस ऑफ पावर फेलियर, और ये क्या करता है, डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। ये डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है एंड वाइसी वर्सा, लेकिन ये सिर्फ डीसी को इन्वर्ट में अब एसी में करता है, एसी को डीसी में नहीं करता है, ठीक है? ये वाइसी वर्सा भी करता है। दैट मीन्स ये एसी को डीसी में दोबारा कर सकता है कन्वर्ट। इट इज मेड ऑफ एन इन्वर्टर एंड अ रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या होते हैं, जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। इट इज़ वन ऑफ द पार्ट्स इनसाइड द यूपीएस। हमने अभी जब यूपीएस पढ़ा था तो हमने क्या देखा, उसमें एक इन्वर्टर होता है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज़ वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ इनसाइड ऑफ ए यूपीएस। इसकी स्विचिंग स्पीड 2 to 5 होती है। इसकी स्विचिंग स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, दैट इज़ 200 to 500 मिलीसेकेंड्स, ठीक। फिर हो गया आपका, इट कैन ऑल्सो चार्ज द बैटरी फ्रॉम द एसी यूटिलिटी। अभी जो हमने देखा, इट नीड्स एक्सटर्नल चार्ज कंट्रोलर बैटरी को चार्ज करने के लिए। इन्वर्टर को एक्सटर्नल चार्ज कंट्रोलर चाहिए होता है, लेकिन यूपीएस जो आपके डायरेक्टली बैक एंड से आपकी एसी करंट आ रही है
उससे भी अपनी बैटरी चार्ज करता है। सप्लाई इंटरप्ट नहीं होती है आफ्टर द रिमूवल ऑफ द बैटरी। रिमूविंग ऑफ द बैटरी विल इंटरप्ट द पावर सप्लाई। किस केस में? ये आपका इन्वर्टर है एंड ये आपका यूपीएस है। इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट द एबनॉर्मल वोल्टेजेस। ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करता है। इट इंक्लूड्स ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर दैट प्रोवाइड्स अ फिक्स आउटपुट वोल्टेज ऑफ 220 वी और 120 वी। अब आप मुझे कमेंट्स में बताओ, ये जो ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर है ये हमने कहाँ पे पढ़ा है? ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है पहले वीडियोस में। इसमें एवीआर नहीं होता है। इसकी जो सर्किटरी है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है देन इन्वर्टर। इट इज़ अ सिंपल सर्किट विच इज़ एन एसी टू डीसी कन्वर्टर। सिंपल आपका एसी टू डीसी कन्वर्टर है, लेकिन यूपीएस में और भी चीज़ें होती है ना, एसी टू डीसी, डीसी टू आपका एसी। तो इस वजह से क्या होता है, ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। ये इट्स स्मार्ट एंड मोर एक्सपेंसिव। ये सिंपल होता है एंड चीप होता है। इसका लेस बैकअप होता है, इसका लॉन्गर बैकअप होता है। ये यूज़ करते हैं घरों में, ऑफिसेज में, कमर्शियल इंडस्ट्रीज में। ये यूज़ होता है इन एन एप्लीकेशन वेयर द डिले ऑफ पावर इंटरप्शन इज नॉट अ प्रॉब्लम। जैसे लाइट में, फैन होम्स वगैरह में, ऑफिसेज में। क्योंकि इसमें क्या होता है, कुछ टाइम के लिए आपकी जो लाइट है वो चली जाती है। ये याद रख लेना, यूपीएस जो है इट कैन बी यूज्ड एज एन इन्वर्टर। लेकिन जो इन्वर्टर है उसको हम यूपीएस की तरह यूज़ नहीं कर सकते। यूपीएस को इन्वर्टर की तरह कर सकते हैं, इन्वर्टर को यूपीएस की तरह नहीं कर सकते। तो ये भी आप याद रखोगे, ठीक है? फिर हमने और एक चीज़ पढ़ी थी, एसएमपीएस। एसएमपीएस क्या होता है? स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो स्पेसिफिक डीसी वोल्टेज को दूसरी डीसी वोल्टेज पे कन्वर्ट करता है। मतलब एक डीसी वोल्टेज को दूसरी डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा। इसमें इंडक्टर्स, कैपेसिटर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड मॉसफेट्स वगैरह यूज़ होते हैं। मॉसफेट बेसिकली क्या है? ये आपका स्विच है ऑन ऑफ करने के लिए, ठीक है? Act as a switch, turning the power on and off rapidly to adjust the voltage. It works by switching the power supply on and off. की बेनिफिट्स क्या होते हैं? एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, कॉम्पैक्ट साइज होता है, फ़ोन चार्जर्स, कंप्यूटर पावर सप्लाईज, टेलीविजन एंड बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स भी यूज़ होता है। फिर इसके टाइप्स होते हैं, डीसी टू डीसी कन्वर्टर जो आपका यूज़ होता है पावर अडेप्टर्स में, जो आपके फ़ोन्स वगैरह लैपटॉप्स में लगे होते हैं। फिर हो गया फॉरवर्ड कन्वर्टर। ये क्या करता है? ट्रांजिस्टर को एंड टाइप ऑफ कॉइल यूज़ करता है रेगुलेट करने के लिए करंट फ्लो को। ये कहाँ यूज़ होता है? ये यूज़ होता है लो पावर डिवाइसेज़ में जो कम पावर लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स या आपके एलईडी ड्राइवर्स वगैरह। फिर हो गया फ्लाईबैक कन्वर्टर। ये स्टोर करता है एनर्जी इन एन इंडक्टर्स मैग्नेटिक फील्ड में ड्यूरिंग एन ऑन स्टेट एंड रिलीज़ करता है एनर्जी को ऑफ स्टेट में। ठीक है? दैट मीन्स एनर्जी स्टोर करेगा ऑन स्टेट में, बाद में उसको रिलीज़ कर देगा जब स्विच ऑफ होगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लाईबैक कन्वर्टर। रियल लाइफ एग्जाम्पल टीवीज एंड मॉनिटर्स में ये यूज होता है। सेल्फ ऑसिलेटिंग फ्लाईबैक कन्वर्टर क्या होता है? इट इज़ अ वेरिएशन उसका वर्जन का जो हमने अभी पढ़ा फ्लाईबैक कन्वर्टर का। इसमें एक सेपरेट कंट्रोल सर्किट की ज़रूरत नहीं होती। ये सेल्फ ऑसिलेट करता है, मतलब इट ऑटोमेटिकली स्टार्ट्स वर्किंग। तो हमें एक सेपरेट कंट्रोल सर्किट इसके लिए नहीं चाहिए होता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल इसकी होगी लो पावर डिवाइसेस जहाँ पे कॉम्प्लेक्स सर्किट्स नहीं चाहिए होते, क्योंकि इसके लिए सेपरेट कंट्रोल सर्किट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये सिंपल पावर सप्लाई में स्मॉल गैजेट्स में यूज़ होता है। तो दिस इज़ योर एसएमपीएस। अब एसएमपीएस और यूपीएस की यहाँ पे डिफरेंस देख लो। ये इनका फुल फॉर्म है। मेन फंक्शन है कन्वर्ट करना, रेगुलेट करना इलेक्ट्रिक पावर को एज पर द नीड। और यूपीएस का हमें पता है पावर सप्लाई प्रोवाइड करना। ये टेक करता है इनपुट पावर फ्रॉम द सप्लाई मेन्स, और इसमें बिल्ट इन रिचार्जेबल बैटरीज होती हैं बैकअप देने के लिए। ये प्रोवाइड करता है डीसी आउटपुट फॉर पावरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स। ये क्या करता है? एसी प्रोवाइड करता है डीसी को एसी में कन्वर्ट करके। ये हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर इसमें यूज़ होता है, इसमें लो फ्रीक्वेंसी। ये बैकअप ऑफर नहीं करता है। इट प्रोवाइड्स बैकअप कैपेबिलिटीज टू द कनेक्टेड डिवाइसेस। ये स्मॉल होता है, लार्जर इन द साइज होता है। एसएमपीएस डज नॉट एनी काइंड ऑफ पावर स्टोरेज कैपेबिलिटी इसमें नहीं होती, क्योंकि हमें बैकअप वगैरह नहीं देता है। इसमें होती है। ये लेस एक्सपेंसिव है क्योंकि ऑब्वियसली सिंपल है, एंड यूपीएस जो है मोर एक्सपेंसिव है। ये इन्वॉल्व्स इसमें लो एनर्जी लॉस होगा। जो भी सर्किट हमारी जो सिंपल सर्किटरी जिसमें भी होगी, यूजुअली उसमें कम एनर्जी लॉस होगा। इसमें हायर एनर्जी लॉस होता है बैटरी चार्जिंग एंड कन्वर्जन प्रोसेस की वजह से। एसएमपीएस प्रोवाइड्स रेगुलेटेड आउटपुट वोल्टेज बट इट इज इफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशन इन इनपुट वोल्टेज। ये प्रोवाइड करता है एक रेगुलेटेड स्टेबल आउटपुट वोल्टेज, क्योंकि स्टेबल एसी में कन्वर्ट करता है ना। तो ये जो आपका
एसएमपीएस है, इसमें कोई स्पेसिफिक बिल्ट इन रन टाइम नहीं होता है क्योंकि इसका ये डायरेक्टली किस पे चलता है, जो मेन सप्लाई आ रही है वहाँ से। तो इसका अपना कोई टाइम नहीं होगा जो ये बिना सप्लाई के चलेगा। इसका जो रन टाइम है वो लिमिटेड होता है डिपेंडिंग अपॉन द बैटरी की जो कैपेसिटी है। तो यहाँ पे आई गेस आपका सिलेबस कंप्लीट होता है जितना मुझे आपको वीडियोज़ के थ्रू पढ़ाना था। ठीक है, कुछ चीज़ें अगर आपकी रह गई होंगी उसको मैं कवर कर दूँगी आपके टेस्ट सीरीज़ में, टेस्ट सीरीज़ की आपको एक्सप्लेनेशंस मिल जाएँगी। आई होप आपको जो लेक्चर है समझ में आया, कोई भी क्वेरी होगी तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, तभी मुझे मैसेज करें इफ़ इट्स एब्सोल्यूटली नेसेसरी, ठीक है? तो ये आज का मैराथन यहाँ पे कंप्लीट होता है एंड मेरा प्रॉमिस भी आपके साथ कि 25th तक आपका सिलेबस जो है वो कवर हो जाएगा। अब जो थोड़ी बहुत चीज़ें रहती हैं, वो मैंने आपको बोला टेस्ट सीरीज़ में, या मैं पीडीएफ प्रोवाइड, वैसे अब उतना टाइम भी नहीं है कि मैं आपको सेपरेट पीडीएफ्स प्रोवाइड करूँ, तो अगर आपको सारा कवर करना है, कुछ आई थिंक 5% हमारा रह गया होगा, वो जैसे आपका ई-गवर्नेंस वगैरह, तो वो मैं आपको टेस्ट सीरीज़ में कवर करवाऊँगी। और बीच में जो गैप्स में वीडियोज़ नहीं ला रही थी, मैंने आपको कहा था उतने पोर्शन में इलेक्ट्रिसिटी कवर करना, इलेक्ट्रिसिटी भी टेस्ट सीरीज़ में कवर्ड होगा, ठीक है? तो टिल द टाइम यू गेट अ न्यू वीडियो, अब तो आई गेस टाइम नहीं है न्यू वीडियो का भी। सो बाय-बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स एंड अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं एमसीक्यू वीडियो भी लेके आऊँगी। टेलीकम्युनिकेशन के रिगार्डिंग अगर आपके कोई प्रीवियस या क्वेश्चन पेपर्स या कुछ भी आपके पास हैं, तो डू आप मुझे डू सेंड मी दोज़, तो मैं कोशिश करूँगी उन पे वीडियो लाने की, ठीक है? तो टिल द टाइम यू गेट अ न्यू वीडियो, बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे एंड डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।